पंचायतनामा की अगली कड़ी में आज हम वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रामपायली में उपस्थित हुए हैं। और रामपायली राम मंदिर के नाम से देश में प्रसिद्ध है। भगवान राम की चरण पादुका इस रामपायली नगरी में पड़ी थी और ये एक अच्छा पर्यटन स्थल है। यहाँ की जनसंख्या रामपायली की लगभग 6000 से अधिक है और मतदाता भी 4000 से अधिक है। और आगामी 6 जनवरी को यहाँ के पंचायतों के और चुनाव होने जा रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग आज यहाँ पर हमारी टीम यहाँ ग्राम पंचायत में पंचायत चुनाव को लेकर आम जनता से और जनप्रतिनिधियों से रूबरू होगी। निश्चित ही बालाघाट महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के लोगों की जुबां पर रामपायली का नाम आते ही आस्था का भाव उमड़ पड़ता है। आज हम उसी रामपायली और यहाँ पर चल रहे चुनावी माहौल के विषय में आपसे चर्चा करने और जानकारी देने जा रहे हैं। वारासिवनी जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रामपायली की जनसंख्या 6000 से अधिक और मतदाता 4300 से अधिक है। पंचायत मुख्यतः 2 भागों में बटी हुई है। 15 वार्ड रामपायली और 5 वार्ड कस्बी टोला में है। जातिगत समीकरण की यदि बात करें तो 100% में 20% हर जाति के व्यक्ति यहाँ निवास करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कलार, अनुसूचित जाति, पवार, इसके साथ ही अन्य जातियां भी शामिल हैं। इस पंचायत की बड़ी खासियत यह है कि पंचायत क्षेत्र भी यही है और इस जनपद पंचायत का क्षेत्र क्रमांक 12 भी इसी पंचायत में है। मतलब साफ है कि रामपायली में डबल इंजन की सरकार है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2014 के अनुसार इस बार भी रामपायली सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। ऐसे में नारी शक्ति का बोलबाला इस पंचवर्षीय में भी दिखाई देगा। उससे पहले यहाँ नारी शक्ति चुनावी मैदान में दिखाई दे रही है। 4 प्रत्याशी चारों अपने अपने दावों के और वादों के साथ जनता के बीच जा रही है और जनता से जीत का वादा ले रही है। रामपायली मंदिर पहुंचते ही हमारी मुलाकात रामपायली के स्थानीय पत्रकार लोकेश तिवारी से हुई, जिन्होंने रामपायली पंचायत जनपद क्षेत्र इस चुनावी समर के साथ ही मंदिर के इतिहास से जुड़ी जानकारी हमें विस्तार से बताई। रामपायली में वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ लोकेश तिवारी जी हैं। तो इनसे हम रामपायली के संबंध में और ये वर्तमान संदर्भ में जब चुनाव चल रहे हैं तो इसके संदर्भ में भी इनसे हम कुछ पतासाजी करेंगे। पहले तो हम आपसे रामपायली के बारे में कि यहाँ की क्या खासियत है उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। भैया, रामपायली की ऐतिहासिक नगरी है और यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ भगवान राम का श्री राम बालाजी का मंदिर है। चूँकि उसकी विशेषता है कि भगवान बालाजी का जो मंदिर है, उनकी जो मूर्ति है वो यहाँ से बालू से निर्मित है और यहाँ 3 राज्यों के लोग इस मंदिर के लिए, इसमें इतनी आस्था है कि इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। दूसरी विशेषता यहाँ की ये है कि यहाँ महावीर लंगड़े महावीर बोलते हैं, उनका सिद्ध मंदिर भी है साथ में लगा हुआ, जिनका एक पैर पाताल में है, बोलते हैं किदवंती है। और एक बार खुदाई भी हुई थी तो उसको खुदाई के बाद उसका तल नहीं मिला तो खुदाई बंद कर दी गई। उसकी में एक मन्नत ये है कि मान्यता ये है कि उसमें जो भी मन्नत मांगो पूरी होती है। उसके साथ साथ रामपायली एक ऐसी नगरी है जहाँ सर्वधर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं और सर्वधर्म की भावना यहाँ संचार करती है। और देखा जाए तो रामपायली ग्राम पंचायत तो है, लेकिन नगर पंचायत से भी ज़्यादा पूरी सुविधाएं यहाँ 13 स्कूल है, हाई स्कूल है, थाना है, बैंक है, सोसाइटी है और पंचायत है और बहुत सी दुकानें हैं, बहुत बड़ा मार्केट है और बड़े बड़े बाज़ार भी लगते हैं। तो एक प्रकार से सर्व सुविधा संपन्न एक ग्राम है ये। जैसे कि बाजू में मस्जिद भी दिखाई दे रही है, तो मंदिर और मस्जिद एकदम अगल बगल में, तो इससे सौहार्द कैसा रहता है? यहाँ हिंदू मुस्लिम में बहुत प्रेम है और यहाँ की मस्जिद और मंदिर की दीवार एक है। और रामपायली की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ का मुस्लिम परिवार 3 पीढ़ी से दर्जी परिवार है जो भगवान राम के कपड़े सिलता है हमेशा। और यहाँ जब भी हिंदुओं का चाहे दशहरा हो या गणेश चतुर्थी हो, गणेश स्थापना हो या दुर्गा जी की स्थापना हो, तो उसमें मुस्लिम परिवार या मुस्लिम जमात के लोग शिरकत करते हैं। हिंदू लोग मुस्लिमों के कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। मतलब एक वासुदेव कुटुंबकम की भावना यहाँ समाहित है। अब चूँकि यहाँ आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं रामपायली के और आपने इस क्षेत्र को लेके, इसके विकास को लेके भी काफ़ी कुछ अपनी पत्रकारिता में किया होगा,
तो जो ये रामपायली का राम मंदिर है, जहाँ पे राम राम भगवान राम भी यहाँ पादुका पड़ी थी, उसके बावजूद पूरे ज़िले में रामपायली को जैसा स्थान मिलना था, पर्यटन स्थल बनना था, यदि ये पर्यटन स्थल बनता तो यहाँ इस ग्राम पंचायत का विकास भी होता और एक आय का अच्छा स्रोत भी बनता। तो बारे में यहाँ के जनप्रतिनिधियों का प्रयास, जनता का प्रयास कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ये बात तो कटु सत्य है कि जहाँ मंदिर होता है और मंदिर के साथ साथ यदि उसका विकास हो धार्मिक रूप में, तो उसमें व्यापार और भी अन्य कारणों से उसका विकास संभव होता है, और चाहे कंस्ट्रक्शन के माध्यम से भी हो। और ये बात जनता भी जानती है और बहुत सालों से ये प्रयास होते रहे, पर जनता एक प्रकार से जनप्रतिनिधियों तक सीमित हो जाती है। और उनको बोला गया था, कई सालों से बोलते आ रहे थे कि यहाँ विकास हो, और चाहे पुलिया का निर्माण हो या स्टाफ डैम का निर्माण हो या सड़क चौड़ीकरण हो या मंदिर का जीर्णोद्धार जो आसपास जो हुआ है, तो उससे लोग भी, जितने लोग आ रहे हैं लाखों की संख्या में तो आते ही आते हैं, प्रतिदिन यहाँ हज़ारों की संख्या में आते हैं, लेकिन और भी लोग आएंगे। और जैसे बैयर हो गया, मैहर हो गया और डोंगरगढ़ हो गया, उस टाइप का एक तीर्थ स्थल ये हो जाए। प्रयास तो किए, लेकिन अभी तक वो कार्य योजना फलीभूत नहीं हुई है। लेकिन अभी पिछले बार यहाँ के स्थानीय विधायक महोदय को बोला गया था, तो उन्होंने यहाँ का पुलिया सैंक्शन किए हैं, ताकि पुलिया बनने से दोनों गाँव का, इधर के जो 7 गाँव जुड़े हुए हैं, वो उसका भी यातायात भी सुगम हो जाएगा, पास पड़ जाएगा, और एक इस पानी रुक जाएगा। जो तीर्थ के लिए जो लोग आते हैं पिंडदान करने के लिए, तो उनको पानी जो गर्मी में प्रॉब्लम जाती है, वो समस्या भी यहाँ ख़त्म हो जाएगी। और उसके सौंदर्यीकरण के लिए भी बोला गया है। तब देखो, बोला तो है, अब कितना सार्थक होता है उनका प्रयास, तो अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आया है। अभी उनका प्रयास जितना था, अभी तक तो दिख रहा है कि उनका पुलिया काम चालू हो गया है। अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं और जिला पंचायत, जनपद पंचायत और सरपंच पद के लिए मतदान होना है 6 जनवरी को। तो यहाँ माहौल क्या है? मतलब जिला पंचायत के स्तर पे भी पूछ रहा हूँ मैं और जनपद के स्तर पे भी पूछ रहा हूँ। यहाँ एक्चुअल में जो रामपाली क्षेत्र का जो मतदाता है, वो बौद्धिक विकास वाला है, थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता, सोच नहीं, विषय नहीं होता इसमें। और यहाँ के लोग एक्चुअल में विकास चाहते थे। इसके पहले पूरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ रहता था, उसमें जनप्रतिनिधि की भी भूमिका होती थी और स्थानीय लोगों की भी भूमिका होती थी। लेकिन इस बार लोग विकास को देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि विकास हो, और ये तो हर क्षेत्र की वो रहता है। तो इस बार बहुत ज़्यादा विकास तो हुआ है, और लोग चाहते थे कि काम हो, तो हुए हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि जितनी उम्मीद थी उतने पूरे काम नहीं हो पाते, तो बहुत ज़्यादा विकास तो हुआ है, ये बात तो है। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 12 पड़ता है शायद। अब यहाँ एक थोड़ा सा भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ये है कि राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो यहाँ बीजेपी तो है अपने जगह खड़ी, और चूंकि कांग्रेस में और अपने विधायक महोदय जो हैं, उनका भी एक संगठन है, तो उसमें भी 2 प्रत्याशी अलग अलग खड़े हुए हैं। और चूंकि ये स्थानीय चुनाव होते हैं, तो स्थानीय चुनाव में एक पार्टी के 3-3, 4-4 लोग खड़े होते हैं। तो इसमें अधिकतर हमने देखा है कि जो ऊपर के जनप्रतिनिधि होते हैं, वो गाँव में किसी भी जनप्रतिनिधि जो खड़े होते हैं प्रत्याशी के रूप में, तो उनके पास कम ही जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि जो हमारा जीतता है वो हमारा होता है। और यदि किसी के पास में जाएंगे तो एक वर्ग नाराज हो जाता है। तो चूंकि इस बार थोड़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, उसमें बोले तो आप कांग्रेस में बोले या विधायक महोदय के हिसाब से देखा जाए, तो जो अपने स्थानीय विधायक है उसमें, तब उनमें क्या सामंजस्य बनता है, क्या होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन पूरे चेहरे नए आए हुए हैं इस बार, तो उनसे अपेक्षाएं तो पब्लिक को बहुत थी। अब पब्लिक उसका आकलन करेगी कि जो थे उनने क्या किया है और आगे वाले से क्या उम्मीद है। आप कुछ बता सकते हैं इस बारे में कि वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं जिला पंचायत में, 3 प्रत्याशी हैं, 3 उसमें भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय जो प्रदीप जायसवाल जी विधायक समर्थित, तीनों में क्या स्थिति? चूंकि भैया इस बार पिछले बार जो यहाँ जो जिला पंचायत में सदस्य रहे हैं, मेघा किशोर बिसेन रही हैं, और उनका वो कांग्रेस समर्थित थे। और चूंकि इस बार वो गुड्डा भैया, मतलब जो गुड्डा भैया विधायक है, उनकी तरफ से हैं, और कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा किया हुआ है यहाँ। तो चूंकि वो विजित पिछले बार की विनर थी, तो इस बार मुझे लगता है कि उनके आपस में ही वोट डिवाइड हो जाएंगे। और जो बीजेपी का भी एक अच्छा बड़ा धड़ा है, जो एकदम पास पास में लेके चले, मतलब ज़्यादा अंतर नहीं रहता हार जीत का, तो बीजेपी के जो कैंडिडेट है उसकी उम्मीद ज़्यादा समझ में आ रही है जीतने की। आपस में बीजेपी को इसका किला फतह हो जाएगा।
मंदिर का भ्रमण कर जब हम पास के ही बाजार में जनता से रूबरू हुए तो उन्होंने बड़े ही निराले अंदाज में हमसे चर्चा की, गांव की समस्याएं बताई और चुनाव के बारे में जानकारी दी। शुभ नाम आपका? कैलाश खरोले। क्या करते हो? साइकिल दुकान रिपेयरिंग। रिपेयरिंग का। अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं, हाँ चल रहा है ना, पंचायत चुनाव चल रहा है। तो ग्राम पंचायत सरपंच का भी चुनाव है, जनपद का चुनाव है, जिला पंचायत अध्यक्ष का सदस्यों का चुनाव है, तो कौन कौन से प्रत्याशी खड़े हैं आपको नॉलेज होगा? हाँ सर नॉलेज है ना, वीणा शुक्ला है, माधुरी बैस है, और बागमारी जी के यहाँ से है, और कस्बी टोले से एक है, और 4 प्रत्याशी है चुनाव मैदान में। आपकी पसंद कौन है 4 में? पसंद सर अब माहौल जिस टाइप का ढलेगा उस टाइप से पसंद आएगी। अभी माहौल क्या बोल रहा है? माहौल अभी कुछ नहीं है, अभी तो सब ठंडा ही है पूरा काम चुनाव का, अब चालू होगा धीरे धीरे अब आगे। अच्छा, पिछले चुनाव में किसको वोट किया? वीणा शुक्ला को किए थे सर। इस बार कह नहीं सकते, यहाँ मुद्दा तो विकास तो देखा जाए तो पुराना जो था उन्हीं ने विकास की है, अब नए आएंगे तब समझ में आएगा उनका विकास क्या है। तो मतलब नया सरपंच आएगा? नया आ सकता है या तो पुराने जीत सकते हैं, अब लोगों की चाहत जैसी बनी वैसी। आपकी चाहत क्या है? बदलाव की चाहत है कि? बदलाव होना चाहिए मेरे हिसाब से, ऐसा है कि सभी को मौका मिले। किस पार्टी को पसंद करते हैं? पार्टी तो ऐसा है सर, ये चुनाव पार्टी बेसिस पे नहीं है, पर वैसे बीजेपी को पसंद करता हूँ मैं। तो बीजेपी से कौन है प्रत्याशी सरपंच की? बीजेपी से यहाँ पे माधुरी बैस है और वीणा शुक्ला है, दोनों ही बीजेपी के बोलते हैं। अब दोनों में से जो भी अच्छा लगे उनको वोट करें। जनपद में? जनपद में 4 लोग हैं खड़े सर यहाँ, पार्टी बेस पे तो नहीं है, पर जो पक्ष है उनके तरफ से ही जुड़ा है, तो वही अपने पक्ष वालों को वोट देते हैं सब लोग, हम भी देंगे। हाँ भाजपा पर, वही भाजपा पक्ष वाला जो। कौन है भाजपा से? ये वे अभी ध्यान में नहीं कौन है, तो जिला वाला मालूम नहीं। नहीं मालूम। अच्छा, इस क्षेत्र का विकास तो हुआ है? हाँ विकास हुआ है। और क्या आवश्यकता है? आवश्यकता तो यहाँ एक पुल की भी आवश्यकता थी, वो भी चालू है, उसका भी काम अब बनेगा धीरे धीरे, अब काम तो चालू है। यहाँ पर ग्रामीण स्तर पर बहुत काम हुए हैं। तो समस्या कुछ नहीं है रामपाली में? समस्या तो ऐसा, लोगों की समस्या बहुत सी है, मूलभूत समस्याएं बहुत है यहाँ, छोटी मोटी समस्या तो लोगों की रहती है। लोग सब बड़े कामों पे ध्यान देते हैं, पब्लिक का छोटा काम कोई होता नहीं। कौन सा काम नहीं हो रहा, वही मैं पूछ रहा हूँ। लोगों के मकान आवास वाले जुड़े, गरीबों के राशन कार्ड बने, ये सब यानी ग्रामीण स्तर पे जो काम होना चाहिए वो रुके हुए है काम। उसका कारण वही है, अब जिसका जो प्रत्याशी है, जिसके जो लोग हैं उन्हीं को लोग फायदा पहुंचाते हैं, दूसरे लोग बेचारे देखते रह जाते हैं। अब हम ये रामपायली के युवा व्यवसायी से भी कुछ चर्चा कर लेते हैं रामपायली के संबंध में। आपका शुभ नाम? चाचा नमस्ते, सबसे पहले आपको प्रणाम। मेरा नाम पीयूष रामकिशोर अग्रवाल है। मैं रामपायली का रहने वाला एक कपड़ा दुकान चलाता हूं, और तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से मैं ये बोलना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आज की राजनीति में युवाओं को महत्व बहुत कम दिया जा रहा है। आज भी हम वही परिप्रेक्ष्य में पीछे हैं, खुले विचारों से चर्चा नहीं हो पा रही है। जैसे कैसे कैसे बोल रहे हैं आप? आज भी ग्राम पंचायत स्तर पे विकास की परिभाषा क्या होनी चाहिए, ये भी अपरिचित है लोग। विकास का मतलब ये नहीं हो गया कि हमने रोड बना दिए, नाली बना दिए, सड़क बना दिए, ये विकास नहीं कहलाया मेरी नज़रों में। आपकी नज़र में क्या है? मेरे नज़र में ये है कि ग्राम में ये होना चाहिए कि जितने भी पंच प्रत्याशी है उनके बीच में खुली बहस होना चाहिए कि आखिर गांव का विकास कैसे होगा, एक मास्टर प्लान क्या होना चाहिए, एक परिपाटी क्या होना चाहिए। मेरा मानना ये है, व्यक्तिगत मानना ये है। गांव का विकास जैसा आपकी नज़र में वैसा नहीं हुआ? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मेरे गांव का विकास जैसा होना चाहिए था वैसा हो पाया है। कैसा देखना चाहते हो रामपायली को? मेरी नज़र में यह है कि कहीं ना कहीं युवाओं को उनकी बात रखने का पूरा कैसे मिलेगा मौका? तो चुनाव एक आता है जिसमें युवाओं को मौका मिलता है, खड़े होने का भी मिलता है, वोट देने का भी मिलता है, और यदि युवा राजनीति में आगे आता है तो उसको काम करने का भी मौका मिलता है। ये तो आप में खुद पे निर्भर करता है कि आप की यदि सोच है तो आप आगे जा सकते हो।
बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि युवा को खुद आगे आना चाहिए, लेकिन आज भी हमारे परिप्रेक्ष्य में ये कहीं ना कहीं चल रहा है कि युवाओं को आगे आने के बाद भी उतना मौका नहीं दे पाते। कहीं ना कहीं हमारे सीनियरों की सीनियरिटी या विकास या सोच कहीं ना कहीं वो चीज़ हावी हो जाती है, जिससे युवाओं को उनको जो मौका मिलना चाहिए वो पूरा नहीं मिल पाता। बताओ, चुनाव है 6 जनवरी को, पंचायतों के जनपद सदस्यों का, जिला पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सरपंच का, है ना, पंचों के भी चुनाव है। तो अभी जो जो प्रतिनिधि खड़े हुए हैं, मतलब जो प्रत्याशी हैं, क्या उनमें युवाओं की कमी है? नहीं, युवाओं की कमी नहीं है, वो सभी बढ़िया हैं, पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, सब सारी चीज़ें में है। लेकिन आज भी मैं किसी प्रत्याशी की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा। आप बोल रहे हैं ना युवाओं का जो सोच, तो युवा जब प्रत्याशी, तो वो सोच क्यों नहीं काम करेगी? युवा सोच नहीं काम कर रही है आज भी। जब युवा जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, युवा चुनाव में आगे आ रहे हैं, युवा लड़ रहे हैं, युवा जीत रहे हैं, अब युवा ही नहीं करेंगे तो फिर क्या? अगर 55 साल को युवा बोलेंगे तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ? आज के प्रत्याशी की, मैं किसी प्रत्याशी के नहीं, पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, रेंज है। और साथ में मैं ये चाहता हूँ कि आज भी हमारे बीच में एक खुली चर्चा नहीं होती प्रत्याशियों की आपस में। मैं चाहता हूँ, मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि जितने भी प्रत्याशी खड़े हो, एक आपस में खुली चर्चा होना चाहिए कि विकास किसको बोलते हैं और विकास कैसे होगा। हर कोई बोलता है मैं विकास करूंगा, लेकिन क्या करूंगा? तो जब हो सकता है, जैसे कई ग्राम पंचायतों में हुआ है कि निर्विरोध चुनाव हुआ, एक मत से हाँ, सारे लोग बैठे, पंच बैठे, और उन्होंने निर्धारित कर लिया कि निर्विरोध चुनाव होगा। जी बिल्कुल। तो सभी लोगों का सहयोग रहता है, फिर उसमें सब लोग बैठ के आपस में ग्राम विकास करते हैं। हाँ। तो रामपायली में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा हो क्यों नहीं सकता? बिल्कुल हो सकता है, उसकी पहल करने की जरूरत है। और तो आप जैसे युवा ही करेंगे ना? कहीं ना कहीं हम जैसे युवाओं को पहल करते भी हैं, लेकिन हमारी पहल उतनी कारगर नहीं हो पा रही है। अब इसका कारण तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कहीं ना कहीं मैं स्वयं ये चाहता हूँ कि एक खुली चर्चा होनी चाहिए। जितने भी प्रत्याशी कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, उनको आपस में खुली सार्वजनिक मंच पे खुली चर्चा करना चाहिए कि मेरा विजन क्या है, मेरा रोड मैप क्या है। अच्छा, एक बात, आपका रुझान भाजपा की तरफ है, कांग्रेस की तरफ है, या निर्दलीय प्रदीप जायसवाल की तरफ? वैसे मैं बेसिकली भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और कहीं ना कहीं पार्टी सोच के मुताबिक मेरा रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तरफ ही रहेगा। चूँकि गांव के चुनाव सिंबॉलिक नहीं होते हैं, गांव के चुनाव चूँकि सिंबॉलिक नहीं होते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं, अगर आपके माध्यम से मैं सभी से ये विनम्र निवेदन भी करना चाहता हूं कि आप भी अपने प्रत्याशियों के बीच में ये बात जरूर रखें कि गांव स्तर पे एक खुली चर्चा हो, ताकि हमें हमारी बात रखने का पूरा मौका मिल सके, हम उनके विचारों को भी समझ सके प्रत्याशी को, और अपने विचार भी से उनको अवगत करा सके कि गांव का विकास किस टाइप से होना चाहिए, क्या प्रोग्राम्स होने चाहिए। अच्छा, गांव की प्रमुख समस्या बता दो। गांव की प्रमुख समस्या रोजगार है। आज भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ चीज़ों की बहुत कमी है। आज भी इतना बड़ा राम मंदिर होने के बाद भी जो आधारभूत व्यवस्थाएं होनी चाहिए, मंदिर परिप्रेक्ष्य में लेके या गांव के रोजगार के संबंधी परिप्रेक्ष्य में लेके, वो कहीं ना कहीं समस्याएं बरकरार है। निश्चित ही किसी शहर और गांव का सबसे बड़ा माउथ कैंपेनिंग वाला मीडिया सेंटर चाय की दुकान और पान की टपरी होता है। हमने भी रामपायली में ऐसे कुछ स्थानों को खोज निकाला जहां पर रोजाना दर्जनों लोग आते हैं, गांव की गलियों से लेकर देश की राजनीति तक की बात करते हैं। इन पूरी बातों का सार लेते हैं इन दुकान के संचालक। ऐसे ही एक दुकान संचालक से हमने रामपायली के चुनाव के विषय में चर्चा की। चुनाव चल रहे हैं, जानकारी है? बिल्कुल जानकारी है। काय काय के चुनाव हो रहे हैं? सरपंच, बीडीसी, पंच, जिला पंचायत सदस्य, और बस इतना ही है अभी तो। तो अभी माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो सबसे पहले माहौल ये लग रहा है कि चुनाव होगे कि नहीं होगे। सबसे पहले लोगों में ये चर्चा है कि चुनाव होगे कि नहीं होगे। कभी मतलब जैसे अभी कई लोग बोलते हैं कि चुनाव हो गए, कई लोग बोल रहे हैं टल जाएंगे। अभी जो हालत चल रहा है उसके अनुसार जो प्रक्रिया जारी है वो तो चलती रहेगी, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने 3 तारीख का और समय दिया है सुनवाई का। तो ऐसा लगता नहीं कि मतलब मतदान नहीं होगा। मतदान तो होगा मगर परिणाम रोके जाएंगे, ये अभी समझ में आ रहा है। तो सरपंच की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सरपंच के लिए क्या माहौल है? सरपंच के लिए माहौल अभी तो मतलब चेंज है कि मतलब सरपंच पिछले जो है 7 साल से थे कार्यरत, उसके बाद अब लोग नया सरपंच चाहते हैं कि नहीं, मतलब किसी और को भी मौका दिया जाए। आप ऐसी जगह में बैठे हो कि मतलब आपके पास डेली 100-200 लोग आते हैं,
है ना। तो जो जनता का रुझान है वो आपको मालूम पड़ता है। तो लोग क्या बोलते हैं, मतलब क्यों बदलाव होना चाहिए? और बदलाव तो ऐसा है कि मतलब लोग चाहते हैं कि कुछ नया हो, मतलब गांव में जैसे कि पिछले बार भी मतलब 7 साल उनने काम कर लिए हैं, अब लोग चाहते हैं कि कुछ नया हो, नए तरीके से सबको देखा जाए, आजमाया जाए, ये चाह रहे हैं। कितने प्रत्याशी हैं सरपंच के लिए? 4 प्रत्याशी हैं। तो उसमें किसको चाहते हैं? अभी तो हमारे इधर का रुझान ये बोलता है थोड़ा ज़्यादा, मतलब कि 2-3 मतलब जो हमारे यहाँ संदीप बागमारे जी उनकी वाइफ है, उनका रुझान थोड़ा ज़्यादा चल रहा है कि लोग मतलब कि उन्हीं को बोल रहे हैं कि नहीं, जिताना चाहिए, उनको लाना चाहिए। आप पार्टी कार्यकर्ता तो नहीं हो, पार्टी कार्यकर्ता भी हूँ, नहीं भी हूँ। इसीलिए ऐसा बोल रहे हो? तो स्वाभाविक बात है, मेरा मन आपने मेरे से पूछे तो मैं वही बोलूँगा जो मेरे को बोलना है। मैं तो जनता का राय पूछ रहा था आपसे। आप अपनी आपकी राय नहीं पूछ रहा था, मैं जनता की राय पूछ रहा जनता की राय भी मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग ये चाह रहे हैं कि कुछ नया हो, कुछ अलग हो। मैं बताया ना आपको पहले कि मतलब चेंज हो, 7 साल उनको दिया गया, अब किसी और को भी दिया जाए। हूँ। मतलब आप कांग्रेस माइंड हो? कांग्रेस तो नहीं बोल सकते हैं, बस यही बोल सकते हैं कि जो जनता बोल रही है वो मैं बोल रहा हूँ। जनता की आवाज़ हो? जी। यदि कोई रामपायली पहुंचे और यहाँ पर कौमी एकता की मिसाल पेश करने वाले मंदिर और मस्जिद की बात की किसी कहानी ना सुने तो कुछ अधूरा सा लगता है। हमने भी इस एकता की मिसाल को पेश करने वाले कुछ लोगों की खोज की, उनसे चर्चा की। इनमें से एक मियाँ आसिक अली मिले जो जाति से मुसलमान लेकिन वर्षों से हिंदुओं के इष्ट देवता भगवान श्री राम के वस्त्र सिल रहे हैं। जब हम उनके पास पहुंचे तो वे हनुमान जी का चोला ही सिल रहे थे और पास ही बैठे इस मंदिर के ट्रस्टी सदस्य से बड़े ही इम्तिनान से गुफ्तगू कर रहे थे। क्या नाम आपका? आशिक अली। कहाँ रहते हैं? हम रामपाली रहते हैं, रामपाली। अभी चुनाव चल रहे हैं, है ना, उसी सिलसिले में हम लोग आए हैं। तो चुनाव को लेकर यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है? यहाँ तो माहौल अपने 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 हिसाब से ठीक ही है। माहौल बहुत अच्छा माहौल है कि प्रत्याशी 4 सरपंच के लिए खड़े हुए हैं और सबने अपने अपने पंच खड़े किए हुए हैं। अब आज ही चुनाव चिन्ह आवंटित हुए उन्हें, अब देखो क्या गर्म होता है माहौल अभी आगे। लोग बड़ा शांति से होता है माहौल हमारे यहाँ चुनाव। लोग मतदान करेंगे, किस आधार पे करेंगे, किस बात को, किस मुद्दे को लेके करेंगे? यहाँ का कोई मुद्दा हो? अब वो लोग तो मतदान करेंगे, मुद्दा तो ऐसा प्राय बहुत सारे काम तो हो चुके हैं, फिर भी मतलब मुद्दा तो जैसे हम यहाँ पे हमारे यहाँ पानी जो है बहुत एकदम गंदा आता है, पानी बहुत गंदा आता है। नल जल व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। तो फिल्टर प्लांट नहीं है? नहीं जी, नहीं, फिल्टर प्लांट नहीं है। फिल्टर प्लांट की आवश्यकता है जी, बहुत ज़रूरी है। और फिर ऐसा है ग्राम में विकास के ऐसे बहुत सारे वो है कि जैसे साफ़ सफाई तरीके से हो जाए, कुछ इधर मैदान अपने क्या कहते हैं मंदिर के तरफ में भी जगह जो है पीछे में वो उतनी अच्छी साफ़ सफाई नहीं रह पाती, इस वजह से थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता, गंदगी टाइप की महसूस होती है सर नीचे। तो ग्राम पंचायत का काम अच्छा नहीं हो रहा है क्या? नहीं, अच्छा तो हुआ, कुछ महीनों में अच्छा हुआ है, फिर भी बहुत सारे काम अभी अधूरे बाकी हैं। यहाँ वोट जो पड़ेंगे जातिवाद पे पड़ेंगे या? जी नहीं, जातिवाद पे तो यहाँ कभी वोट नहीं पड़ते। यहाँ तो बस वो देखा जाता है कि कौन अच्छा है और कौन शिक्षित है, कौन अच्छा काम कर सकता है। ये अभी क्या सिल रहे हैं आप? जी मैं ये हनुमान जी का चोला बना रहा हूँ, कपड़ा। हनुमान जी का चोला? आप तो एक मुस्लिम। जी वो तो हमारा काम ही है, पहले से बनाते आ रहे, हमारे ख़ानदानी पेशा है, ये चलती आ रहा है, बनाते आ रहे। भगवान के कपड़े हम शुरू से ही बनाते आ रहे हैं। राम मंदिर जो है वहाँ के कपड़े आप ही सिलते हैं? जी हाँ, मैं भी सिलता हूँ। पहले हमारे दादाजी सिलते थे, फिर हमारे पिताजी, और अब हम ही सिलते हैं। इस बस्ती में मुस्लिम भी बहुत है? बहुत है ना, कम से कम 60-65 घर के मुसलमान हैं। हिंदू मुस्लिम सौहार्द बहुत अच्छी तरीके से होता है, बहुत अच्छी तरीके से ईद, बकरीद, दीपावली सब हम लोग साथ मिलके ही मनाते हैं। ऐसा कोई हमारे यहाँ पे वो नहीं है। मंदिर मस्जिद पास में ही लगे हुई है, एक साथ सब मिलके, और हर कार्यक्रम में, शादी ब्याह, हर कार्यक्रम में सभी हिंदू मुसलमान मिलके ही कार्य करते हैं। आपका वोट किधर जाएगा? जी वो तो अब देखेंगे टाइम पे कि कौन कितना अच्छा प्रत्याशी है, बस उन्हीं हम मतलब सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे। वर्तमान प्रत्याशी का कार्यकाल कैसा है? अच्छा रहा, बढ़िया रहा। क्या कोई बदलाव की उम्मीद? अब पता चलेगा, अब तो पब्लिक के ऊपर है कि अभी और 8-15 दिन, 8 दिन बाकी है,
उसमें पता चलेगा क्या कंडीशन बनेगी। अभी तो पहला दिन है, आज चुनाव से नामांकित हुआ है। वरिष्ठ जन होने के नाते ठाकुर नरेंद्र सिंह चौहान बताते हैं कि गांव में कुछ काम बहुत बेहतर हुए हैं, लेकिन कुछ और काम करने की जरूरत है। फिल्टर प्लांट जल्दी लग जाता है तो स्वच्छ जल हर घर तक पहुंच जाता। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने बाजार की समस्या पर भी बड़ी बारीकी से प्रकाश डाला। आपका शुभ नाम? ठाकुर नरेंद्र सिंह चौहान। ठाकुर साहब, पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, तो जो चुनाव है उसमें सरपंच के भी चुनाव है, बीडीसी के भी चुनाव है, जिला पंचायत सदस्य के भी चुनाव है, तो वर्तमान परिवेश में माहौल कैसा है चुनाव का? यहाँ का माहौल जब से मैं देख रहा हूँ, मेरे को वोटिंग देने का अधिकार जब से मेरे को मिला है, तब से आज तक यहाँ पे किसी प्रकार की कोई एक में के प्रति द्वेष की भावना नहीं रही। सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ पे चुनाव होते हैं। देखो, आप सब यहाँ पे इतना बोल रहे हैं कि सब सौहार्द रहता है रामपायली में, है ना? तो हमने दूसरे गांव भी देखे हैं जहाँ सौहार्द नहीं भी रहता है, उसके बावजूद निर्विरोध चुनाव कई पंचायतों में हुए हैं। जब आपके यहाँ इतना सौहार्द है तो निर्विरोध चुनाव कराने का प्रयास क्यों नहीं होता? यहाँ तो राम जी की कृपा भी बरस रही है आपके ऊपर। जी, क्या है कि छोटे गांव में एकता ज़्यादा रहती, मतलब सामूहिक रूप से लोग एक में के दूसरे की ये करते हैं। लेकिन यहाँ पे गांव बड़ा है और बड़ा होने के कारण सबकी विचारधाराएं अलग अलग हैं। और यहाँ का चुनाव बालाघाट जिले का ऐतिहासिक चुनाव होता है। सेठ मदन लाल जी के समय से, दर्शन सिंह के समय से हम देखते आ रहे हैं यहाँ पे ऐसे सब प्रेम से मिलते हैं। लेकिन चुनाव का जो माहौल होता है, और चुनाव एक ऐसी चीज़ है, आज आप देश से उठाइए, बीजेपी, कांग्रेस, हर जगह विद्वान लोग पढ़े हैं, लेकिन चुनाव जब आता है तो उस समय के लिए, उतने देर के लिए सब अपने अपने विचारों का प्रयोग करते हैं, अपने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। आपने तो मतलब एक ज़िंदगी का एक अच्छा खासा लंबा समय तय किया है, तो रामपाली ग्राम के विकास को लेकर आपका क्या कहना है? क्या यहाँ पे मतलब क्या कुछ और होना चाहिए था जो नहीं हुआ? ग्रामपाली विकास जो है वो लगभग काफ़ी मायने में अधूरा है। जैसे ग्राम पंचायत आज अपने यहाँ बनी है, तो ग्राम पंचायत में जब कोई कार्यालय, शासकीय कार्य माने काम होते हैं, तभी ग्राम पंचायत में आदमी जाता है। लेकिन जल ही जीवन है, ये बोर्ड पे हर जगह अंकित मिलेगा आपको। अन्न जीवन है, ये कहीं नहीं लिखा रहता। जल ही जीवन है, ये लिखा रहता है। लेकिन वर्तमान में इतने जब काम हुए तो मेन काम है जल का। तो यहाँ पे अगर तुम्हारे प्लांट लग जाता शुद्ध पेयजल का, तो आज वो जनता को उसका लाभ मिलता। उससे हमारे जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, इनको शुद्ध पेयजल मिलता, तो उससे बीमारियाँ कम होती। जल से ही बीमारियाँ का उदय होता है। तो क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्यों नहीं हो, ये सरपंच बताएंगे, आप उनसे पूछो, क्योंकि ये कार्य सरपंच का है। वोटर नहीं बताएगा। वोटर देता है, वो वोटर देता है तो उस समय मांग रखना। सही बोल रहा हूँ। वोटर से ने मांग रखा कि पंचायत भवन होना, पंचायत बनी, रोड बनी, रोड पे चलना का आदमी चलता है, पर आवश्यकता मनुष्य को जीवन के लिए पानी की पड़ती है। तो ये पानी की आवश्यकता उनको भी है। उनको भी दिमाग में रहना चाहिए कि यो भैया आप सरपंच बनी हो या सरपंच जो भी बनता है, उसके दिमाग में विकास होना चाहिए। तो हमको क्या विकास करना है? ये रोड बनाना विकास के अंतर्गत तो आता है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, ये भी अपने तुम्हारे प्रत्याशी को समझना चाहिए। तो यहाँ पे अधिक माने ज़्यादा आवश्यकता है पानी की। यहाँ का पेयजल में 2-2, 3-3 जगह यहाँ पे पानी का वो है, लेकिन यहाँ का पानी आप देखोगे तो आप थोड़ी देर अगर वो पानी को किसी बर्तन में आप रखोगे तो उसमें पीलापन हो जाता है। यहाँ कहीं मिल जाएगा वैसा पानी? मिल जाए ना, आप हैंडपंप से बुला के देख लीजिए। अच्छा, और दूसरी समस्या यहाँ पे जैसे बाजार की है। ये बाजार हम छोटेपन से देख रहे हैं, जब इसका स्वरूप छोटा था, आज इसका स्वरूप बड़ा हो गया। अब यहाँ पे ये स्थिति है कि यहाँ पे ये सबने अपने अपने खोंचे बना लिए हैं। इसके बारे में कई बार बोला गया कि भाई आप इसको ये करके दूसरी जगह स्थानांतरित करें, लेकिन संभव ही नहीं है, जगह ही नहीं है। तो जगह अब कहाँ से आएंगी? जगह कहीं ऊपर से तो टपकना ही नहीं, और कोई अपनी जगह दे भी नहीं सकता। ये शासन की हिसाब से जगह बन ये चाहिए। तो उसके लिए जैसे मंदिर का सामने का ग्राउंड है, पीछे मंदिर के बाजू, सवाल ये है कि पंचायत ने ये धार्मिक स्थल
पंचायत के अंतर्गत आता है। जो भी चीज़ जो हाट बाज़ार हैं ये पंचायत के अंतर्गत आता है। यहाँ की ये स्थिति है कि आधा बाज़ार यहाँ लगता है, आधा बाज़ार बस स्टैंड में लगता है, तो उसको एक जगह एकत्रित किया जाए। यहाँ का भी व्यवसाय कमज़ोर हो जाता है, वहाँ का भी व्यवसाय ज़्यादा बढ़ जाता है। भाई यहाँ पे व्यापारी बैठे हैं, उनको भी आवश्यकता है। तो ये सब चीज़ों की अव्यवस्था यहाँ पे ज़्यादा है। जब शहर बढ़ता है तो बाजार की संख्या भी बढ़ानी पड़ती है। जी ठीक है, नहीं बढ़ती है वहाँ तक जगह भी तो हो ना। आप अब बस स्टैंड अभी जाओगे तब देखना वहाँ बाजार की व्यवस्था क्या है। वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी अगर बस एक दो अगर आ गई तो वहाँ पे दुर्घटना की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पे दुर्घटना की संभावना कम है। अगर ये बाजार को कहीं बाजू में कर दिया जाए तो और थोड़ा सा उसका स्पेस बढ़ जाएगा। ठाकुर नरेंद्र सिंह चौहान ने तो खुले शब्दों में कहा कि क्या रामपाली की परेशानी सांसद को नहीं मालूम क्या। उन्होंने तो इस चुनावी प्रक्रिया और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भी जमकर भड़ास निकाली। अच्छा, आपने तो बता दी कि पंचायत की बात। एक बात बताओ, ये सारे मुद्दे क्या सिर्फ पंचायत स्तर का ही है या जनप्रतिनिधि और भी होते हैं? जैसे बीडीसी सदस्य होता है, जिला पंचायत सदस्य होता है, विधायक होता है, सांसद होता है, कि ये जो आप जो बातें बोल रहे हैं इसमें उनकी भी कुछ जवाबदारी होती है नहीं होती? जवाबदारी होती है, लेकिन आजकल भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हो गया है तो ये मुद्दे उनके समझ में नहीं आते। मुद्दे हर आदमी के पास में, लेकिन भ्रष्टाचारी ज़्यादा है ना। सांसद आपके यहाँ का सांसद अपने यहाँ का, उसको सब चीज़ मालूम है। भाई सांसद है ना, महत्वपूर्ण चीज़ है, विधायक महत्वपूर्ण चीज़ है। जरूरी थोड़ी सांसद को यहाँ की बातें मालूम हो। नहीं तो यहाँ का प्रतिनिधि वहाँ पे जाता है ना, वही उनको तो जानकारी रहती ना। भाई आप सर्वे जब करने आए हो तो आपको सर्वे इस प्रकार से जैसे आप कर रहे हो तो ये सर्वे के माध्यम से आप उनको तक तो बात जाती है ना, जाती है कि नहीं जाती? तो उनको ये चीज़ समझ में आना चाहिए, तो उनकी चीज़ समझ में नहीं। आज के तारीख में ये जो चुनाव हो रहे हैं, ये बताओ ओबीसी माने मनुष्य नहीं है क्या? क्यों रोका गया उस चुनाव उसको, वो प्रक्रिया को? चुनाव तो सामान्य होना चाहिए। फिर अब यहाँ पे कहानी ये आ रही कि ओबीसी का चुनाव बिना पंचायत के चुनाव के बाद में उनको साथ में किया जाएगा। पहले कि तुमको समझ में नहीं आया जब चुनाव करवा रहे थे आप, तो ये गलती किसकी है? जनता की है कि शासन की है? बीजेपी शासन की, उसमें क्या है? बीजेपी की गलती है पूरी है। और आज अपने यहाँ का जो मुख्यमंत्री है इतना बेकार हो गया है कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है मुख्यमंत्री की। जो सपने में विचार करता है और उसको फॉलो कर देता है सुबह उठ के। तो भाजपा वाले तो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के कारण हुआ है। ये दोनों ना एक सिक्के के दो पहलू हैं। कभी कांग्रेस कुछ बोलती है, कभी बीजेपी कुछ बोलती है, यानी दोनों एक में के लड़ते हैं, उसमें पिसा जाता है जनता पीसी जाती है। जनता के पास तो एक ही अधिकार है वोट देने का, और वो भी जनता वही है जिसके पास पैसा है, जिसके पास दारू दिया, अपने रात भर अपने दारू पी के मस्त रहा, सुबह आके वोट दे दिया, हो गया काम खत्म। उनका तो काम ही बन गया। आप कौन सी पार्टी से हो? मैं बीजेपी से हूँ, पर बीजेपी के होने के बाद भी ऐसा नहीं कि जो गलत काम हो रहा तो मैं बीजेपी का पक्ष लूँगा, नहीं। जो वास्तविकता है उसको बोला जाएगा। बीजेपी का मतलब ये नहीं कि हम बीजेपी के हैं तो बीजेपी की तारीफ करें, नहीं, जरूरी नहीं है। और मैं तो हर मनुष्य को ये कहना चाहता हूँ कि जो सत्य उसको बोलो, असत्य बोलने के कारण ही पीछे हैं। असत्य जो बोल रहे हैं उसके कारण ये अपना पीछे है। जब सरपंच में क्या पोजीशन? देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ, सरपंच जो है वो कोई ना कोई उद्देश्य लेकर खड़ा होता है। ये बताइए आप मुझे, एक बार आपने शासन कर लिया, दूसरों को चांस क्यों नहीं दे रहे हो आप? क्या जरूर है आपको चुनाव लड़ने का? भाई दूसरे भी तो मनुष्य, दूसरे भी तो लड़ना चाहते हैं। राजनीति ऐसा कीड़ा है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि राजनीति के ऐसा कीड़ा है जो कभी जीवन भर समाप्त होता ही नहीं, चाहे आप कितनी स्प्रे कर लो, कितनी दवाई खिला दो। रामपाली पंचायत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि जितना विकास हुआ है वह राम राज्य की तरह है, और आगामी दिनों में जो भी विकास का काम होगा वह राम राज्य की तरह ही होगा। उन्हें नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई परेशानी है, जो हो रहा है बेहतर हो रहा है। शुभ नाम आपका? टीकाराम साहब पालेवार। कलार समाज में आते हैं। अभी वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं, उसके लिए हम लोग आए यहाँ का माहौल देखने के लिए। क्या माहौल है चुनाव का? सब ठीक चल रहा है यहाँ का तो माहौल, सब अभी तक 40 सीट फार्म भरे, सब शांत चल रहा है माहौल यहाँ का। जो आप लोग मतदान करते हो वो जातीय आधार पे करते हो, पार्टी आधार पे करते हो, या किस आधार पे करते हो, या गांव के मुद्दों के आधार पे करोगे? गाँव के इसी पर मुद्दों पे, गाँव के इसी पे करते जी, पार्टी पे से नहीं करते। गाँव वाले जैसे रहा परिचय वाला उनसे करते हैं।
प्रत्याशी परिचय वाला हो उसके आधार पे। हाँ, आपका परिचय वाला कौन है? अभी तो यहाँ भी अभी तो समझ है, अभी पूरे है अभी अभी समझ है, बाद में जब डालते समझ खुद ही समझ में आ जाता है वो। आपकी क्या मंशा है? अभी क्या मनसा रहेंगे तो बाद में जब चुनाव होता है उस समय मनसा होती है बात तुरंत, अभी कोई मनसा नहीं। 3 प्रत्याशी खड़े हैं। 3 प्रत्याशी, 4 प्रत्याशी? 4 प्रत्याशी है। तो पिछले बार आपने किसको मत दिया? अजी पिछले बार मत किसको दिया? तो ख्याल नहीं जी, पिछली बार किसको मत दिया था मैंने, तो ख्याल नहीं अपने को। अच्छा, इस बार किसको दोगे? इस बार देखेंगे किसको आते देना है, तो आखिरी दिन। गांव के कोई मुद्दे नहीं है आपके पास? कोई मुद्दे हैं गांव के? कोई समस्या नहीं है मार्केट की समस्या? नहीं, कुछ नहीं समझ, यहाँ आप बैठे हो, यहाँ आपकी दुकान की समस्या कुछ नहीं? अभी तो कुछ नहीं चल रही है, अभी सही चल रही है अभी। किसी ने सच ही कहा है, यदि विकास देखना है तो गरीबों की बस्ती में जाओ, मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे इन वंचित लोगों से बात करो। हमने भी कुछ इसी तर्ज पर रामपैली ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 11 और अन्य वार्ड पहुंचकर लोगों से चर्चा की। यहाँ पर मुख्य रूप से लोगों ने यही बताया कि पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, कर्ज लेकर मकान बना रहे हैं तो कोई झोपड़े में निवास कर रहा है, किसी ने सफाई नहीं होने की जानकारी दी तो कोई इस बात से परेशान है कि उनकी समस्या का समाधान कब होगा। दादा क्या नाम है आपका? राधे श्याम तुमन्ने। राधे श्याम तुमन्ने प्रजापति। प्रजापति काय में आते हैं? प्रजापति कुम्हार। अच्छा, कुमार। ये कब से कर रहे हैं आप ये वाला काम? ये पुरकुच का धंधा है पहले का ही। पुरखे यहीं रहते थे या अभी चुनाव चल रहे हैं, मालूम है आपको? मालूम है जी। क्या कहते हो चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में क्या कहेंगे चुनाव के बारे में जी? अरे वोट करोगे ना? अब जो अच्छा दिखेगा उसी को देंगे। पिछले बार किसको दिए थे? पिछले बार? हाँ, पिछले बार किसको दिए? मोदी सरकार को दिए थे ना। मोदी सरकार को? सरपंच में कहाँ मोदी सरकार रहती है? रहती। मोदी सरकार तो रहती। हाँ जी, गिरा था मकान। ये प्रधानमंत्री आवास का पैसा मिल रहा है ना? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तो आवेदन किए हो क्या? आवेदन तो कई बार दिए जी पंचायत में। तो क्या बोलते हैं? मैं नहीं आ रहा है वहाँ पर। क्यों नहीं आ रहा है? तो उन लिस्ट में नाम नहीं है बोलते। तो कैसे आएगा नाम में? लिस्ट में नाम कैसे आएगा? लिस्ट में वो लोग ले जाते हैं ना, सर्वे वर्वे करते हैं, ले जाते हैं, उसमें नाम कट हो गया है वहाँ पर। आपके पास जमीन तो है? हाँ। नहीं। अच्छा, तो गरीबी रेखा में आते हो क्या? गरीबी रेखा में ही आते हैं। हाँ। और क्या समस्या है? हमको समस्या तो बहुत है जी, मट्टी खदान नहीं है हमारे पास। हाँ, ये तो घड़े बनाने के लिए मिट्टी ये देवस्थान से लाते हैं, मंदिर की ज़मीन से। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? मट्टी नहीं है ना जी, वो ज़मीन ट्रस्ट, तो फिर हमारा धंधा ही बंद हो जाएगा। अच्छा, ट्रस्ट वाले विरोध करते हैं? ला नहीं सकते हैं। तो आप लोग तो पूछते नहीं कर रहे हो, तो पूछते नहीं फिर मट्टी कहाँ से ला रहे हो? वो यही वाली है। ये मंदिर वहीं से? हाँ जी। तो मांग नहीं कर रहे कहीं सरकार से कि हमको मट्टी? किए थे, ज़मीन देखो बोलते, 1-2 बार देखे थे ज़मीन, तो वो ज़मीन काम की नहीं थी हमारी। और क्या समस्या है? समस्या बस वही है। पानी वगैरह? पानी आता है? पानी आता है। पानी आ रहा है? अच्छा, पीने का पानी आ रहा है, पीने का पानी वानी सब समस्या सही है। फिर अभी कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में मालूम है? 4 है। 4 है। तो कौन है अच्छा प्रत्याशी? हाँ, चारों तो जस के तस ही है, चारों वैसे है। हाँ, जैसे जस के तस है। 100-200 का फैसला हो जाएगा। 100-200 में किसके बीच में होगा? हाँ, वो तो बीजेपी है, कांग्रेस है, बस 2 के इसमें होंगे। 2 के इसमें होंगे। कौन कौन प्रत्याशी बताओ ना, दोनों के नाम बताओ। वो ये पुरानी वाली वीना शुक्ला जी और ये बागमारी जी है यहाँ पर। तो तुम्हारी पसंद बताओ ना। हमारी पसंद क्या जी, वो पुराने हैं तो चलने दो उसी को। हाँ, क्यों मोहल्ले का ख्याल नहीं रखा? ऐसा बढ़िया हो रहा है विकास।
आज तक कभी हुआ ही नहीं था ऐसा विकास। मस्त विकास हो रहा है। मकान तो नहीं मिल रहा है आपको? भले ही मत मिल, पर अच्छा हो रहा है। हम तो कहते हैं कि नहीं भी मिला तो हम खुशी से, पर सरकार अच्छी है। अगर ना आपको मिट्टी मिल रही ना मकान मिल रहा है। मिट्टी खदान के लिए तो कह रहे आवेदन लगाए हैं, लगा भी देंगे और मिल जाएगी। फिर किस बात से खुश हो? हम खुश ही है उस सरकार से, बढ़िया। हमको अच्छा लग रहा है वो सरकार से। देश भी अच्छा बन रहा है, बढ़िया। शुभ नाम आपका? दीपक तुमन्ने। दीपक तुमन्ने। काय में ओबीसी में आते हैं? काय में? जी ओबीसी में आते ओबीसी में। चुनाव चल रहे हैं अभी, हैं। जी तो चुनाव को लेके माहौल क्या है? माहौल तो सर अभी वैसा ही है, अभी समझ में नहीं आ रहा है कुछ। माहौल का सब क्या है वैसा ही है अभी चुनाव का। आपका ये कुमारी का काम है? जी इसका मार्केट कहाँ है? आप जो ये बना रहे हैं इसको कहाँ बेचते हैं? इसको महाराष्ट्र में बेचते सर, तो जितना बनाते उतना बिक जाता है? बिक जाता है सर। तो अच्छा खासा कमा लेते होगे फिर? जी अच्छा खासा कमा लेते हैं, चल रही है अपनी ज़िंदगी। तो गरीबी रेखा में फिर कैसे आते हो गरीबी रेखा में? गरीबी रेखा में आते हैं सर। गरीबी रेखा में आते हो तो क्या क्या सुविधाएं मिली गरीबी रेखा की जो मिलती है सुविधाएं? राशन, प्रधानमंत्री आवास? राशन मिलता था सर, पर क्या है हमारा नाम ही कट गया था पंचायत में। क्यों नाम कट गया? पूरी आईडी उड़ा दिए थे, सिर्फ हमारे पिताजी की आईडी थी, उस पर 5 किलो राशन मिलता है। तो 5 किलो के लिए वो जाते भी नहीं। 5 किलो मिलता है, लाइन में लगना पड़ता है, तो 5 किलो के लिए जाते भी नहीं। फिर पंचायत गया मैं बनवाने, तो वहाँ जा के थक गया मैं पंचायत, तो बनाए नहीं। तो बड़े मुश्किल से बनवाए आईडी बनवाए। आईडी बनवाने के बाद उनको राशन पर्ची बताए, तो राशन पर्ची अभी तक नहीं बनी। क्यों नहीं बन रही? तो अब आज गया था सर और मैं, तो आज आचार संहिता लगी है, अभी ये लगा है काम धाम सब ठप चल रहा है, इस वजह से क्या है वापस आ गया मैं। मकान सर हमारा गिर गया था, तो आवास योजना का चल नहीं रहा था उस समय, तो हमने कर्जे लेके जी बनवाए। हमारे को कुछ लाभ नहीं मिला इसका आवास योजना। लिस्ट में नाम डलवाए थे, पर क्या है वो लिस्ट चेक किए तो उसमें भी नाम नहीं आया, फिर कट गया नाम। जो ग्राम पंचायत की वर्तमान सरपंच है उसके कार्यकाल से संतुष्ट हो? जी उससे तो संतुष्ट है, पर ये जो कार्यकर्ता है ना यहाँ के सहायक सचिव ये क्या है काम नहीं करते सही तरीके से। जाओ तो क्या वापस आ जाना पड़ता है। अपनी सरपंच को नहीं बोलते जिनको चुनते हो? सरपंच को बोलते हैं ना, पर क्या है सर अभी अपने काम में फुर्सत नहीं मिलती कभी, तो इसलिए मौका नहीं मिलता जाने का। अभी चुनाव में 4 प्रत्याशी है मैदान में जी, तो अपनी पसंद बताओ। पसंद अभी तो सर अभी आएंगे तो पहचान होगी। नहीं, दादा ने तो बोले कि बीजेपी को ही दे देंगे, अच्छा काम करके दे दिए। अच्छा काम करके तुम्हारा तो काम ही नहीं हो रहा है। भले ही हमारा काम मत होए, पर सब तरफ की रोडें बन गई, पंचायत बन गई नई बिरेन, लग रहा है कि रामपाली है। अब पंचायत बनने से आपका काम हो जाएगा क्या? पंचायत भवन बनने से? मत होए, पर नाम तो ले रहे सर। अपनी समस्या बनी रहे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता? मिलेगा सर मौका, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। पड़ोस का भी ध्यान नहीं रखोगे? पड़ोस का भी ध्यान रखेंगे सर, पड़ोस का भी ध्यान रखेंगे। अभी चुनाव हो रहे हैं है ना, तो व्यक्ति को जब समस्याएं होती है तो कब अपन अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं? कर सकते हैं। कब? चुनाव के टाइम में जब नेता आते हैं वोट मांगने। हाँ। आपकी कोई समस्या है? समस्या है ना, हमारा मकान टूटा फूटा मकान में रह रहे हैं, मकान नहीं बनाते ना, कुछ नहीं बनाते। सबके मकान बनना चाहते ना, हमारे मकान नहीं बनते ना। क्यों नहीं बनता? आप देखो क्यों नहीं बनते, तो बनवाओ हमारे मकान। हम तो पत्रकार लोग हैं, अखबार वाले हैं, टीवी वाले हैं। मकान बनवाने का काम आप जो जनप्रतिनिधि चुनते हो, जिनको वोट देते हो, उनका काम है। आप किसको वोट देते हो? उनका काम है। हाँ। जब वोट देते हो जब क्यों नहीं बोलते? बोलते हैं ना, जो कोई सुनवाई नहीं लेते ना हमारी।
सुनवाई इतनी लेते हमारी। इस मोहल्ले में किसी के मकान नहीं बने, हमारे मोहल्ले में वार्ड नंबर 11 में किसी के मकान नहीं बने हैं। वोट के समय में घर 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 आते हैं, ना कोई मकान नहीं बनाते, ना कुछ नहीं बनाते। ग्राम पंचायत है, हाँ, काय के लिए होती है ग्राम पंचायत? सबके लिए होती है, समस्या हल करने के लिए होती है। ग्राम पंचायत में गए आप अपनी समस्या को लेके? गए ना जी, बहुत बार गए, कोई सुनते नहीं हमारी। वोट के समय में घर घर आते हैं पर ऐसे बताते नहीं, आ जाएंगे बोलते हैं, हो गया। क्यों नहीं मिल रहा है आपको? अब क्या मालूम क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं आते। तो हमारे मोहल्ले में कोई कौन है सरपंच, कौन है आपके? बिना शुक्ला बीना शुक्ला के पास गए थे आप? गए थे, कई बार तो चले गए जी। क्या बोलते हैं? हो जाएगा बोलते हैं, हो गया, काम निकला, मजा हो गया। फिर आके देखती नहीं इधर हमारे मोहल्ले में। अभी चुनाव है तो अभी वोट करोगे आप? करेंगे जी, क्यों नहीं करेंगे जी, वोट तो देना पड़ेगा। किस मुद्दे पे, किस आधार पे दोगे वोट, और कैसे अपना प्रत्याशी चयन करोगे कि हमको किसको वोट देना? जो हमारा मकान बना देंगे उसी को वोट देंगे हम। चुनाव तो 8 दिन बाद है, मकान क्या 8 दिन बन जाएगा तुम्हारा क्या? नहीं बनता तो क्या हो गया जी। तो ये कैसे पता करोगे कौन बनाएगा? जिसकी जीतने की संभावना रहेंगी उसी को वोट देंगे सर। जो जीतेंगे वो बना देंगे हमारा मकान, उसी को वोट देंगे अपन। देख लेते एक बार और चांस देख लेते हैं, एक बार और चांस देख लेते हैं सर। इसका चांस इन्हीं का। वीणा शुक्ला? नहीं, हाँ मतलब ये क्या मतलब है, क्या बोलते ये भाग मारे जी। बाघ मारे जी, मतलब बदलाव चाहते हो आप? हाँ जी हाँ, नया चेहरा देखना चाहते हैं लोग, तो नया चेहरा उन्हीं को बनाना चाह रहे हैं। आप क्या बोलते हो? उन्हें बोले वैसा चाहिए जी। ये जैसा बोलेंगे वैसा करोगे? उन्हें को तो ऐसे बोलते नहीं आते जी बराबर। हाँ जी हाँ, वही करना है। वोट घर के आदमी जो बोलेंगे उसके अनुसार करोगे? उनका हस्बैंड मतलब जो मतलब पुरुष जो कहेंगे उनके अनुसार करोगे? हाँ हाँ चलो, हाँ ठीक है, वैसे ही होगा, वैसे ही होगा। आप कहाँ रहते हो? मैं यहीं रहता हूँ, ये मेरा बाजू वाला मकान है, कबीले वाला। आपको मकान मिल गया प्रधानमंत्री आवास? अभी आया तो है लेकिन अभी बनना अभी जारी नहीं है, अभी कोई किस्त नहीं डली। नहीं मिली? इनका क्यों नहीं हो रहा है काम प्रधानमंत्री? हुआ है सर इधर, क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं। कहाँ है वार्ड नंबर में किसी का नहीं है, सिर्फ मेरा पर आया बस। लेकिन वो अभी लिस्ट में नंबर आया है और वो कुछ पैसा कौड़ी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है अभी। और क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या तो बहुत है सर, कौन सी? बहुत ज़्यादा है समस्या। इधर नाली की है, घर उनकी है। नाली तो बनी हुई है? नाली तो बनी है लेकिन ये देखिए ना पूरी बुझी हुई है सब। सफाई कर्मचारी नहीं आते? यहाँ पंचायत में होंगे ना सफाई कर्मी तो? है लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। और क्या समस्या? पीने का पानी? पीने का पानी ये हेडपम्प है, ये अभी देखो इतना पानी भी गया लेकिन तकलीफ जाती है हेडपम्प में दबाने में, पानी निकालने में बहुत ज़्यादा समस्या है। आप क्या करते हो? जी मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी? कपड़ा दुकान में नौकरी करता हूँ। अनिल ठाकरे। क्या करते हो? वही मजदूरी। मजदूरी? सीजन सामान बेचते हैं। कौन सा सामान बेचते हो? अभी जैसे अभी गर्मी आ जाएंगी तो गन्ना जूस की दुकान, फिर थोड़ी सी खेती वगैरह कर लो, अधिया बटाई, वही है। अभी चुनाव चल रहे हैं मालूम है? हाँ मालूम है, चुनाव चल रहे हैं। चुनाव यहाँ पे जो होता है वो किस आधार पे होता है? जाति आधार पे होता है नहीं, पार्टी आधार पे होता है? वो काम देख के होता है, काम देख के होता है। वर्तमान सरपंच का काम कैसा रहा? काम तो अच्छा रहा इसका, पर वही अपने जो वार्ड में किसी के मकान नहीं बने, सब ये पाल तिरपाल वगैरह डाल के रह रहे, तो उसमें विरोध करते हैं। यानी हर वार्ड में मकान आए, हापुर रामपाली और मकान आए, लेकिन इस वार्ड में कोई ऐसा मकान नहीं आया। आप भी देखिए ना सर, दिख तो रहा है ये सब। नहीं मगर क्यों नहीं आ रहा है इस वार्ड में मकान? क्यों? क्या कारण है? अब वहाँ तो पंचायत में जा के परेशान हो गए, लेकिन तो कारण तो पता लगता होगा क्यों नहीं हो रहा। बस या तो आप उसके पात्र नहीं होंगे। सबके पीले कार्ड बने, अतिरिक्त वो गरीबी रेखा वाला, फिर भी मकान नहीं आ रहे। सिर्फ मकान की समस्या है यहाँ पे, और कोई समस्या है? मकान और पानी। पानी की क्या समस्या?
वही वो हेडपम्प का आता है, उसको यूज़ करते हैं और पीने का पानी से उधर के हेडपम्प से लेके आते हैं। हैंडपम्प में अच्छा पानी निकलता है पीने लायक? पीने योग्य नहीं निकलता, तो बाजू के हेडपम्प में जाते हैं और लेके आते हैं, वहाँ वहाँ निकलता है पीने में? निकलता है पीने योग्य पानी। अभी चुनाव में क्या रुझान है? चुनाव में तो अभी टफ चलेगा। इनके बीच में ये बाघमारे हैं, वीणा शुक्ला और चैंसी बैस। तो टक्कर किस में? टक्कर हम तो अभी इस बार निर्विरोध आए तो बाघमारे का सपोर्ट करेंगे और उनसे पूरी वो रखेंगे डिमांड, और वो पूरे वार्ड नंबर 11 को मकान वगैरह दिलाना है, नल वगैरह पानी वगैरह की व्यवस्था करवाना है। सबसे बड़ी व्यवस्था मकान का करवाना है। आप तो वीणा शुक्ला के काम से संतुष्ट हो? नहीं तो बदलाव चाहते ना सर, हो गया ना 5 साल 7 साल हो गया ना। बदलाव चाहते हो? अच्छा, इस वार्ड के पंच पहले बाघमारे थी, इस वार्ड में निर्विरोध पंच अच्छा था, पुरुष था, अभी कौन है? अभी तो हो गया ना अपने मोहल्ले का। पहले वही थे, अभी चेंज हो गए। इस वार्ड से निर्विरोध है ना? हाँ हाँ, निर्विरोध। वही पूछ रहा हूँ। उनका सुनील ठाकरे। क्या नाम है? सावित्री। क्या करती हो? कोई मजूरी। ये मकान आपका है? हाँ। ये मकान प्रधानमंत्री आवास से नहीं मिला क्या? नहीं जी। क्यों? क्या नाम नहीं आया हमारा? आवेदन किए हो? हाँ, 2-3 बार किए, आया क्यों नहीं? पूछे नहीं क्यों नहीं आ रहा? पूछते तो आएंगे आएंगे बोलते, हो गया। क्या समस्या है आपकी? वो मकान की समस्या है, कुछ नहीं है जी, मकान की चाहिए। बाकी कमाने खाते हैं हम, कोई मकान की समस्या है। मकान बन जाएगा एक बार तो अच्छा रहेगा। छोटे बच्चे हैं जी, कभी गिर हुए आंग पे गिरेंगे तो फिर हम दबेंगे नहीं। गिरने लायक हो गए? हाँ जी, वो पौधे लगे हैं अंदर, दीवार नहीं है। क्या समस्या है तुम्हारी? राशन कार्ड नहीं बन रहा जी। घर हम तो अपने पैसे से मकान वकान सब बनाते, तो राशन कार्ड तो बनना चाहिए ना। इतने बार हम आवेदन दिए, 2-3 बार तो कार्ड नहीं बना आपका? नहीं। क्या करते हो आप? हम वो कमाते खाते हैं। कार्ड के लिए तो पात्र हो आप। हाँ। क्यों नहीं बन रहा? पता नहीं, बोलते हैं मकान स्लैब का है तो नहीं बनता, पर हम तो अपने मेहनत से बांध रहे जी। आंग पे कर्जा ले लेके तो कर रहे हैं सब। कर्जा लेके बनाया? हाँ, अभी तो हम कर्जा कर रहे हैं और फिर किस्त भरते जाते हैं। हमारे यहाँ दुकान पे नौकरी करते हैं। अभी चुनाव चल रहे हैं मालूम है? हाँ। चुनाव में क्या माहौल है? चुनाव में माहौल क्या है जी, वो कुछ आके नहीं देखते, कुछ नहीं, बस चुनाव आते हैं तो वोट मांगने आ जाते हैं, बस हो गया। कुछ देखते नहीं, इधर आके पंच हो या सरपंच हो, कुछ ऐसे नहीं आते कि देखते ही नहीं कि किसी के घर में क्या तकलीफ है करके। जब वोट लेने आते जब नहीं बोलते हैं जी, सब बोलते हैं कर देंगे, फिर बाद में बोलते हैं हाथ जोड़ लेते हो गया, सरपंच बन गए मुझे, यानी कुछ ये करते ही नहीं काम। इस बार वोट कैसे करोगे, किस आधार पे करोगे, किसको दो? अब इस बार चुनाव आएंगे तो देखेंगे किसको देना है, तो अब देखेंगे, अब क्यों नहीं तो। चलिए, ये तो बात हुई रामपायली की जनता जनार्दन और पंचायत में किए गए कार्य और उनकी आवश्यकताओं की। अब बात करते हैं इस चुनावी समर में अपनी किस्मत आजमाने वाले प्रत्याशियों की। 2014 के आरक्षण के अनुसार सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित रामपायली पंचायत और अनुसूचित जाति SC महिला वर्ग के लिए आरक्षित रामपायली जनपद क्षेत्र 2014 में एक बात खास दिखाई दे रही है, वह यहाँ की सरपंच पद के प्रत्याशी और जनपद सदस्य के प्रत्याशी एक साथ चुनाव प्रचार करने में व्यस्त है। वह स्वयं के लिए तो वोट मांग ही रही है, साथ में जनपद सदस्य और सरपंचों के लिए भी वोट मांगने का काम कर रहे हैं। हमारे कवरेज के दौरान सबसे पहली मुलाकात हमारी रामपायली ग्राम पंचायत सरपंच पद के प्रत्याशी नीता संदीप वाघमारे से हुई, जिनसे चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि उनके ससुर और सास एक बार पंचायत के सरपंच रह चुके हैं। पति पिछले 2 बार से पंचायत के पंच है। वहाँ भी अपने परिवार के अन्य जनों की तरह ही पंचायत के लोगों की सेवा करना चाहती है। हमारे साथ सरपंच पद की प्रत्याशी श्रीमती नीता वाघमारे और जनपद पंचायत BDC के लिए आपका क्षेत्र नंबर? बरगद नहीं, क्षेत्र क्रमांक
12। वहाँ से आपका शुभ नाम? कविता जगदीश बंसोड़। कविता जगदीश बंसोड़ जी ये जनपद के लिए प्रत्याशी हैं और नीता संदीप बागमारे सरपंच पद की प्रत्याशी हैं। तो आपसे आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार लड़ रहे हैं? हाँ जी, पहली बार लड़ रहे हैं। तो परिवार वालों ने बोले इसलिए लड़ रहे हैं? नहीं, परिवार वालों ने नहीं, परिवार की परंपरा चलते आ रही है हमारे यहाँ से। हमारे ससुर जी, हमारी सास, हमारे पति सामाजिक सेवा कर रहे हैं, इसलिए मैं भी ये करना चाहती हूँ। पिछला चुनाव किसने लड़ा था? हमारी सास। उन्होंने लड़ा था। वो कितने वोटों से हारी? 62 वोटों से हारते हैं। तो आपको ये जो प्रत्याशी बनाया गया है, तो आप कैसा महसूस करती हैं? आप पढ़ी लिखी भी होंगी। हाँ जी, मेरा एजुकेशन BA फाइनल है और कुछ ऐसा फीलिंग तो नहीं है, अच्छा लग रहा है, पहली बार आए हैं। आपको नेताजी बन रही हैं, आप नेताइन, है ना? तो आपके दिमाग में भी कुछ होगा कि मैं गांव की सरपंच बनूंगी तो गांव में कुछ ऐसा करूंगी कि जनता की सेवा करूंगी, ऐसा कुछ है आपके दिमाग में? हाँ, जैसे हम लोग जनसंपर्क में भी जा रहे हैं तो लोगों की बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ रही है, तो देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ करना चाहिए। आप जनसंपर्क कर रही हैं तो आपके सामने क्या क्या समस्या आई अभी तक? लोगों के मकान नहीं बने हैं और लोगों को बहुत सारी, किसी की पेंशन नहीं बनी है, किसी का बहुत सारी उनकी परेशानियां हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं और आगे जाकर हम करेंगे, उनके परेशानियों का समाधान करेंगे। तो सरपंच महोदया करेगी या सरपंच पति महोदय करेंगे? नहीं, सरपंच करेंगे, साथ देंगे, मार्गदर्शन लोगे? हाँ जी। क्या उचित है क्या अनुचित है? हाँ जी, क्योंकि वो रहे हैं ना, राजनीति कर रहे हैं, वो समाज कार्य कर रहे हैं और हम पहली बार आए हैं तो उनसे, उनके मार्गदर्शन में हम अपना कार्य करेंगे। आपके परिवार से पहले सरपंच रही हैं यहाँ पे? ससुर जी स्वर्गीय शिव नारायण बागमारे जी और सास शीला बागमारे रह चुके हैं और पति संदीप बागमारे पंच रहकर अभी सेवा दे रहे हैं। कुछ अनुभव है राजनीति का? हाँ जी, 15 सालों से परिवार में सब राजनीति चल रही है और है, सब अनुभव देख रहे हैं ना हम लोग घर में रहकर सब। तो आप अभी वार्ड में घूम के आ रही हैं? हाँ जी, वार्ड में घूम कर आ रहे हैं। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? समर्थन क्या बोल रहे हैं लोग? लोग समर्थन तो दे रहे हैं, आगे बालाजी की कृपा। आप चला लेंगी सरपंच पद का दायित्व निभा लेंगी? हाँ जी, निभा लेंगे। हाँ, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, जैसा समय आएगा वैसा कर लेंगे। आपको जनता किस आधार पर वोट देगी? हमारे परिवार से जैसे चल रही है ना, सामाजिक कार्य जैसे कर रहे हैं, हमारे ससुर जी ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, लोगों के मन में अभी भी उनके लिए मतलब भावना है और हमारे सास के समय भी अच्छा, सब अच्छे कार्य हुए हैं, तो उस वजह से मुझे भी लोग पसंद करेंगे। कौन सी पार्टी को बिलोंग करती हैं? कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को। आप जनपद सदस्य के लिए लड़ रही हैं, आपका जो रुझान है वो किस तरफ है? हाँ सर, अभी तो हम घूम रहे हैं गांव में। तो कंपटीशन में कौन प्रत्याशी? मेरे कंपटीशन में 2 प्रत्याशी है, एक है चित्रा खरोले और दूसरी पद्मा माने, और एक है 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, एक है मंजू देड़े और मैं कविता जगदीश बंसोड़। आपने पहले भी लड़ा है चुनाव कोई? नहीं, इसके पहले मेरे हस्बैंड ने लड़ा था, जगदीश बंसोड़ जी ने, और अब मेरे को बोल रहे हैं, गांव के लोग बोल रहे हैं, गांव की जनता बोल रही है कि आपके यहाँ से आया है, आपके कोटे में तो भाभी को खड़ा कीजिए, तो किए हैं मेरे को। जैसे एक ग्राम सरपंच का एक काम मालूम रहता है कि क्या करना है, ग्राम में क्या विकास करना है, जनपद में कौन से काम रहते हैं? जनपद में आते हैं, कोई भी काम तो करते हैं। जैसे अभी हम लोग गए थे जनसंपर्क में, तो बोलते हैं कि हमारा राशन कार्ड नहीं बना है, हमको खाद्यान्न पर्ची नहीं मिली है, तो अब कोशिश करेंगे उन लोगों के लिए, देखते हैं अपने कार्य में कुछ होगा तो करेंगे उनके लिए भी। आपके जो कॉम्पिटिशन में प्रत्याशी हैं, श्रीमती वीणा शुक्ला जी हैं और एक और बैस, कोई बैस महिला है, सरनेम बैस सरनेम, आप
इनमें से किससे कंपटीशन मानती है अपना, मतलब प्रतिद्वंदी आप किसको मानती है, टक्कर किस में है? अब ये तो नहीं पता, ये नहीं बता पाएंगे। नहीं। दिन में लगभग आधा समय रामपायली में जनता और जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने के बाद हमारा अगला पड़ाव था रामपायली पंचायत का ही कस्बी टोला, जिसमें पंचायत के 5 वार्ड शामिल है। जब हम कस्बी टोला पहुंचे तो यहाँ पर स्थित श्री हनुमान मंदिर के पास हमें एक और सरपंच पद की प्रत्याशी अपनी महिला साथी जनपद पंचायत पद की प्रत्याशी के साथ जनसंपर्क करते हुए मिल गई। इस दौरान हमारी बात शुरू हुई जनपद पंचायत सदस्य प्रत्याशी से, जिन्होंने अपना मोटो स्पष्ट कर दिया। उन्होंने बताया कि वे केवल गरीबों की लड़ाई और उनका हक दिलाने की और उनकी समस्याएं दूर करने के लिए इस बार चुनावी मैदान में है। मेरा शुभ नाम पद्मा विलेंद्र मानिक, रामपायली वार्ड नंबर 14। आप काय के लिए प्रत्याशी हैं? मैं जनपद पंचायत बीडीसी के लिए। अच्छा, भाजपा संगठन की तरफ से? हाँ जी, भाजपा संगठन से। जैसे आप जनपद के लिए प्रत्याशी बने हैं, तो इसके पहले भी आपका राजनीति में पृष्ठभूमि रही है कुछ क्या? हाँ जी, पिछले 7 साल पहले थी, मैं खड़ी हुई थी, निर्दलीय खड़ी हुई थी और दूसरे नंबर पे आई थी। अभी जनपद में जो आप प्रत्याशी बनी है, तो क्या सोचकर बनी है? मतलब मैं ये सोचकर बनी हूँ कि मेरे गांव में जितने भी गरीब लोगों की समस्या है वो ठीक करना चाहती हूँ। वो समस्या समझ में आ रही है आपके क्षेत्र में? हाँ जी, हाँ, वो समस्या इनकी ऐसी है, मकानों के है, किसी को कार्ड नहीं है, किसी के मकान नहीं बने हैं, किसी को शौचालय नहीं बने हैं, वो समस्या दूर करना चाहती हूँ मैं। तो आप का क्या मतलब प्रचार चल रहा है, तो आपको क्या रुझान मिल रहा है? रुझान यही मिल रहा है समस्या कि अपने को कार्ड नहीं है, मकान नहीं है, किसी की यहाँ नाली नहीं बनी है, किसी की बाड़ी जा रही है, कूद जा रही है, ये समस्या समझ में आ रही है। आपकी लड़ाई जो विरोध पक्ष से कौन है? हमारे विरोध पक्ष से है ना जी, और कुछ। कितने प्रत्याशी हैं? 4। आपका वार्ड कौन, मतलब क्षेत्र क्रमांक क्या है? 12। हाँ। कल तक घर का मैनेजमेंट संभालने वाली सरपंच पद की प्रत्याशी माधुरी बैस बताती है कि वह बीते कुछ दिनों से गांव का भ्रमण कर रही है, लोगों से जनसंपर्क कर रही है। चर्चा के दौरान लोग मूलभूत सुविधाओं की परेशानी बता रहे हैं। यही नहीं, इस दौरान वे बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि वे भाजपा संगठन की अधिकृत प्रत्याशी है। वे नहीं जानती कि और किसी को भी रामपायली में भाजपा ने अपना समर्थन दिया है, अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। मेरा शुभ नाम श्रीमती माधुरी चैन सिंह बैस, रामपायली से सरपंच पद के लिए प्रत्याशी। और रामपायली के विकास कार्यों के लिए मुझे भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी के रूप में सामने लाया गया है और मैं अपने गांव का नाम अच्छा करना चाहती हूं। कई जगह जा रही हूं प्रचार में, प्रसार में देखने, तो लोगों की बहुत सी समस्याएं हैं। कई जैसे लाइटों की व्यवस्था नहीं है, दूसरा नालियां साफ़ नहीं हो रही है, कई लोगों के घर बने हैं तो छत डलने के लिए उनको सही नहीं पैसा मिल पाया है। कई वार्ड नंबर 11 में तो किसी के घर नहीं बने हैं। वो लोग आक्रोश के सामने आते हैं, बोलते हैं कि आप लोग आते तो हों प्रचार के लिए पर कुछ कर नहीं पाते। मेरे पति शिक्षक हैं और उत्कृष्ट किसान भी हैं, जिसके कारण मैं आम लोगों से मिलना चाह रही हूँ और उनकी समस्याओं को हल करना चाह रही हूँ। आपका परिवार का पहले राजनीतिक पृष्ठभूमि कुछ है? पहले मेरे देवर बस पंच थे रामपायली पंचायत से, फिर उसके बाद वो टीचर हैं, तो हमारे यहाँ राजनीति का वो उतना वो नहीं रहा है। पर सर कृषक होने के कारण और लोगों से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और लोगों की ये राय है कि आप लोग आगे आइए। चाहे किसान के रूप में थे तो भी लोगों से मेल जोल है और राजनीतिक परिवार तो नहीं है मेरा, पर मैं लोगों की समस्याओं के कारण अपने इस पद के लिए आगे आई। सर इनकी क्या है? आप अपने जो मतलब 4 प्रत्याशी हैं आपके क्षेत्र में, तो प्रमुख प्रतिद्वंदी प्रत्याशी आप किसे मानते हैं? अब मैं ऐसा तो कुछ नहीं कह सकती कि सब अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, पर सबको मौका मिल चुका है और लोग उनसे संतुष्ट नहीं है।
पर मैं चाहती हूँ कि अगर मैं इस पद में आऊँ तो समाज के लिए, अपने गाँव के लिए बहुत अच्छा करना चाहूँगी। नहीं, भाजपा से मुझे ही नाम दिया गया है, बाकी जो लोगों का नाम दे रहे हैं वो नहीं। संगठन से मेरा नाम रखा गया है, भारतीय जनता पार्टी से, तो मैं सामने आई हूँ और जो लोग बोल रहे हैं वो मैं नहीं जानती उनको। इस दौरान हमारी मुलाकात गांव की एक युवा से हुई, जिन्होंने बताया कि उन्होंने भी इस बार चुनावी समर में ताल ठोक दी है। कस्बी टोला वार्ड नंबर 18 से पंच के प्रत्याशी है। क्या नाम है? डोलेंद्र बिसेन, केशवलाल बिसेन। डोलेंद्र बिसेन जी। अभी क्या कुछ पार्षद हो आप? नहीं जी, वार्ड नंबर 18 से पार्षद के लिए खड़ा हूँ ना, के लिए? पंच के लिए खड़ा हुआ हूँ। कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 18। ये वार्ड कौन सा है? ये 18 में खड़े हो आप। जी। इसके पहले भी कुछ इसके पहले कुछ नहीं। क्या सोच के आप प्रत्याशी बने हो? क्या हुआ कि इसके पहले जो अपने यहाँ जो पार्षद थे या पंचायत से जो भी थे, उनने कुछ भी अपने आने वार्ड में कुछ भी विकास नहीं किए, किसी की तरफ ध्यान तक नहीं दिए, और एक भी मकान अपने यहाँ नहीं आया। काय का प्रधानमंत्री जो आवास योजना का जो मकान था, वो नाली साफ नहीं, वो गिट्टी पड़ी, उसकी सीमेंट कहाँ है वो नहीं मालूम अपने को, उसकी रेत कहाँ है वो नहीं मालूम। इस विषय में क्या मेरा ऐसा विचार बना कि अब हम ही कर सकते जो कुछ कर सकते हैं, इसलिए मैं खड़ा हूँ। पार्टी स्तर पे आप किसको? जी, मैं संगठन के साथ में हूँ, बीजेपी से हूँ। बीजेपी से। आपके विरोध में? विरोध में कांग्रेस से नंदू राणा है। रामपाली पंचायत के पहले छोर से लेकर जब अंतिम छोर पर पहुंचे तो हमारी मुलाकात इस चुनावी समर में तीसरे प्रत्याशी अर्निका टेम्बरे से हुई, जिन्होंने बताया कि वह वैसे तो निर्दलीय प्रत्याशी है, लेकिन भाजपा मानसिकता के साथ इस चुनावी समर में आई है। मूलभूत सुविधाओं, बच्चों की पढ़ाई, आंगनबाड़ी, शिक्षा, गांव में रोशनी, सड़क उनकी पहली प्राथमिकता है। पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर, भोपाल आरजीपीवी से कंप्यूटर साइंस में बीई डिग्री प्राप्त करने वाली अर्निका बड़ी ही निर्भीकता से कहती है कि नारी सशक्तिकरण का समय है। वह सरपंच बनी तो स्वयं निर्णय लेगी, ना कि परिवार के किसी सदस्य के कंधे पर बंदूक रखकर कोई काम करेंगी। शुभ नाम? अर्निका टेम्बरे। आप काय के प्रत्याशी हैं चुनाव? सरपंच। पहले भी लड़े क्या कुछ चुनाव? जी नहीं। आपके परिवार से? मैं अर्निका टेम्बरे, मेरे पति श्री भगत सिंह टेम्बरे, हम लोग अभी तक किसी भी सरपंच पद के लिए खड़े। आपके परिवार में कोई? मेरे ससुर श्री डिगल लाल जी टेम्बरे, सासू माँ श्रीमती होमेश्वरी टेम्बरे। तो आपको जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, आप पार्टी स्तर पे कुछ मालूम आप कौन सी पार्टी समर्थन दे रही है, क्या दे रही है? हम लोग निर्दलीय खड़े हुए हैं। निर्दलीय खड़े हुए हैं। निर्दलीय? बीजेपी समर्थित है, लेकिन निर्दलीय खड़े हुए हैं। अभी गांव में आपने घूमा कुछ प्रचार के लिए? नहीं जी नहीं। आपको ग्राम की समस्याओं के बारे में मालूम है कुछ कि ग्राम की समस्याएं क्या है? जी, यहाँ पे मेन समस्या है कि जो महिला है, महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं है। जो मैंने यहाँ पे 2 साल से देखा है, महिलाओं का सशक्तिकरण बिल्कुल नहीं है। एजुकेशन में भी कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। जॉब प्लेसमेंट जो है, इसका भी कोई डेवलपमेंट नहीं है। और जो बोलना चाहिए कि बच्चों को एक वातावरण मिले, बेसिक प्लेसमेंट, वो भी यहाँ पे कुछ नहीं है। स्कूल वगैरह तो होंगी? सर, स्कूल तो है, लेकिन उनको सुचारू रूप से चलाना, जैसे यहाँ पे देखा गया है टॉयलेट इतना गंदा है कि वहाँ पे बच्चे जा ही नहीं सकते। प्लेग्राउंड भी नहीं है। बच्चों का मतलब एक जो बेसिक रहता है, बेसिक प्राथमिक शिक्षा रहती, एजुकेशन, वो बिल्कुल बोलना चाहिए अगर 10 में से देना चाहिए तो 4 से 5 नंबर देना चाहिए, जो मैंने यहाँ तक देखा। मतलब जो वर्तमान सरपंच का जो कार्य रहा, उससे लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते। सरपंच का जो एक बेसिक कार्य रहता है कि सड़क बनाना और नाली बनाना, ये तो रहता है, लेकिन इसका जो मेंटेन है वो नहीं हो पा रहा है। मतलब मैं इसीलिए खड़ी हुई हूँ कि जो एक डमी सरपंच रहता है कि सरपंच कोई और है, उसका काम कोई और कर रहा है, उस छवि को क्लियर करना है कि जो डमी सरपंच रहता है वो कि उसको क्लियर करना है। इसी कारण मैं पूरे गाँव को ये बताना चाहती हूँ कि महिलाएं भी कुछ कर सकती है आगे आकर। तो आपके यहाँ तो महिला ही सरपंच है पहले भी? नहीं जी,
मैं ये बोलना चाह रही हूँ, महिला सरपंच होती है लेकिन महिलाओं को हर जनता के प्रति जाके उनकी समस्याओं को दूर करना होता है। मैंने बताया सरपंच का मतलब है कि किसी एक क्षेत्र को क्लियर करना नहीं, आपके गांव में जो भी गांव का एक छोटा कोना आता है, उस जनता के प्रति जो भी समस्या है उनको दूर करना है। अच्छा, आपके कस्बी टोले की क्या समस्या है समस्या? जी, यहाँ पे बहुत सारी मैंने महिलाएं देखी हुई हैं, बहुत दूर पानी के लिए आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पानी की समस्या आ रही है। पानी, यहाँ क्या व्यवस्था है पानी की? पानी की व्यवस्था सर, पानी की व्यवस्था तो है लेकिन महिला को बहुत दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। हैंडपम्प से हो क्या ऐसे? हैंडपम्प के लिए सर। जी, नल जल योजना वगैरह नहीं है? नहीं। मकान, आवास बन रहे हैं। आवास गांव में देखा 80% घर बन चुके हैं, लेकिन मेरा मेन मोटिव है कि सड़क बनाना, नाली बनाना, लेकिन उनको मेंटेन करना वो भी ज़रूरी है। गवर्नमेंट स्कूल है लेकिन उसको मेंटेन करो, बना तो देते हैं लेकिन उसको मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी काम में, मतलब आप किस ओर ध्यान देंगे यदि सरपंच बनती हैं तो? अगर मैं सरपंच बनी तो मैं सबसे पहले महिला सशक्तिकरण के लिए काम करूंगी। उसके बाद बच्चों की जो बेसिक एजुकेशन है आंगनबाड़ी से लेके हायर स्तर तक की, उसके लिए काम करना चाहूँगी, क्योंकि भविष्य में अगर ये बच्चों को अच्छा बेसिक मिलेगा तो आगे चल के गाँव भी सुधर जाएगा। जी, देखिए डमी सरपंच का मतलब है कि जैसे मान के चलिए कोई फीमेल सरपंच बन गई, लेकिन काम कर रहे हैं उनके घर के आदमी लोग, कि महिला तो बस सिग्नेचर के लिए, थंब इम्प्रेशन के लिए है और काम उनके घर के पूरे परिवार कर रहे हैं। तो मैं उस यहाँ का भी मैंने देखा माहौल, कई लोगों का माहौल देखा कि महिला बस सरपंच के लिए है, घर उनके आदमी लोग, पति हुआ, भाई हुआ, वो ही काम चला रहे। महिला को कोई मतलब नहीं कि आदमी की क्या समस्या। तो आप सरपंच बनेंगे तो आप मतलब आपके पति, आपके जो पद के जो कर्तव्य कार्य है उससे दूर रहेंगे, ऐसा मानते हो? जी, मैं मानती नहीं हूँ। मैं उन्हें एडवाइस भी दूंगी कि ये सरपंच का पद मेरे लिए है तो मेरे को ही आगे होके काम करना पड़ेगा। मैं खुद पढ़ी लिखी शिक्षित हूँ, मैंने इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से की। मैं 6 से 7 वर्ष जॉब प्लेसमेंट में रही, जॉब में रही, तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। तो मैं अपना काम अच्छे से जानती हूँ कि मुझे कैसा करना है और ना मेरे को किसी की ज़रूरत है। जी, मैंने RGPB भोपाल की जो शाखा है एडिना सागर मध्य प्रदेश से की है। 29। अपना प्रतिद्वंदी प्रत्याशी किसको मानते हैं? 4 प्रत्याशी है सरपंच पद के लिए, तो आप प्रमुख, आपकी टक्कर किससे मानती हैं आप? सर, मैं टक्कर अपनी आप से ही मानूंगी, किसी और से नहीं मानूंगी, क्योंकि मैंने जो प्रतिनिधि देखे हैं, कहीं ना कहीं मेरा जो टेक्निकल, जो मैंने 7-8 साल का मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, अगर उनके सामने एज के बेसिस पे नहीं, अगर टेक्निकल बेसिस पे बिठाला जाए तो मैं ही आगे रहूंगी। यहाँ चुनाव जातीय आधार पे होंगे, पार्टी स्तर पे होंगे, या प्रत्याशी की पसंद के आधार पे होंगे? वो डिपेंड करेगा सर जनता पर। जनता मतलब आप जैसे आप पंवार समाज से आते हैं, तो पंवार समाज का भी वोट बैंक काफ़ी है, तो उनका रुझान मतलब नेचुरल है कि आपकी तरफ रहेगा? सर, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ज़रूरी नहीं। यहाँ पे बस मैं एक ही आंसर दूंगी, यहाँ पे जनता पे डिपेंड करेगा। वो जाति या व्यक्तिगत छवि या चेहरे को ऐसे देख के नहीं करेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि ये कैपेबल है तो उनको ही वोट करेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसा जाति का नहीं है। जी, नहीं, भाजपा की नहीं बोल रही है, मतलब निर्दलीय हूँ लेकिन भाजपा को कहीं ना कहीं ऐसा सपोर्ट करते मतलब ये भाजपा की मानसिकता के हैं आपका परिवार, और भाजपा मतलब आपका मतलब भाजपा समर्थित है आप? जी जी। पंचायतनामा के इस रामपायली पंचायत के चुनावी समर के अंतिम पड़ाव में हमारी मुलाकात हुई रामपायली सरपंच वीना शुक्ला से, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि उनके सरपंच बनने के पहले तक रामपायली में विकास जैसे दिखाई ही नहीं देता था। बेहद पिछड़े पंचायतों में गिनती होती थी। जब वे सरपंच बनी तो उन्होंने सरपंच निधि के अलावा अन्य निधियों के माध्यम से भी गांव में विकास काम करवाया। गांव की पंचायत हो या फिल्टर प्लांट हो या फिर अन्य काम उनके द्वारा ही करवाए गए। अब हम वर्तमान सरपंच श्रीमती वीणा शुक्ला जी के पास आए हैं और उनसे चर्चा करेंगे। वीणा जी, आप पुनः प्रत्याशी हैं ग्राम पंचायत की,
जी हाँ, मैं पुनः अभी जो सरपंच पद के लिए चुनाव होने हैं उसमें मैं प्रत्याशी हूँ। तो आप तो 5 साल 7 साल करीब रह गई प्रत्याशी, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि दूसरे को मौका देना चाहिए? जी, ये तो ऐसा है कि राजनीति में ऐसा है कि इसमें समय निश्चित नहीं होता है। ये मेरा तो पहला कार्यकाल था और इसके पहले भी जो कार्यकाल हुए हैं तो वहाँ भी उनको 10 साल 15 साल ये जनता ने उनको दिया है। और चूंकि मैंने देखा है कि मैं इसी विश्वास के साथ एक मेरा सपना था कि मैं इस पंचायत की सरपंच बनूं और इसीलिए बनूं कि यहाँ पर हमारे यहाँ कार्य बहुत अधूरे थे। मतलब सड़कें, पानी, बिजली, पंचायत भवन नहीं था, बहुत सारी ऐसी असुविधाएं थी जिनको देखकर मन विचलित होता था। तो ये मैंने सोच रखा था कि यदि मैं सरपंच बनती हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पंचायत की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं ग्राम की जनता के लिए उसको मैं पूरा करूं। आपने 5 साल में जो ग्राम का विकास किया, आपने कौन कौन सा काम किया जो उल्लेखनीय है? उल्लेखनीय कार्यों में देखिए, सबसे पहले तो मेरे गांव की पंचायत है। यहाँ पर जो पंचायत भवन था मेरे सरपंच बनने से पूर्व 14 में, वो डिसमेंटल हो चुका था और उसके पंचायत भवन के नीचे हनुमान जी का मंदिर था। चूँकि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हिंदू सनातनी है, तो यहाँ हम प्रत्येक धर्म का सम्मान करते हैं और मुझे लगता है कि यदि पंचायत के नीचे भगवान का मंदिर था और यदि हम उस पर चढ़कर यदि बैठ रहे थे तो वो उचित नहीं था। तो इस कारण मैंने सोचा और शपथ ली 2014 में कि मुझे यदि मैं जब सरपंच बनूंगी तो इस पंचायत में मुझे नहीं बैठना है 5 साल और मेरा पंचायत भवन जो हमारे ग्राम का है वो नया होगा। इस भावना को लेकर मैंने चुनाव फाइट किया और मैं सही में जब सरपंच बनी तो मैं उस पुरानी पंचायत में नहीं चढ़ी और नई पंचायत हमने बनाया। यही नहीं, इस दौरान वे मनरेगा से लेकर अन्य योजनाओं में करवाए गए कामों को भी गिनाना नहीं भूलती और कहती है कि काम इतने हुए हैं उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जनता और मौका देगी, उन्हें विश्वास है और रामपायली में इसी तरह का विकास के कामों की इबारत भी गढ़ी जाएगी। इसके अलावा और कौन से कार्य हुए? हाँ, पंचायत भवन के अलावा हमारे यहाँ 56 सीसी रोडों का निर्माण हो चुका है। खेत तक जाने वाली सड़कों का निर्माण हो चुका है। हमारे ग्राम पंचायत का ही एक टोला, कस्बी टोला है, वहाँ पर हमने 6-7 रोडों का, सीसी रोडों का निर्माण कर चुके हैं, नालियों का निर्माण कर चुके हैं, मिडिल स्कूल बन चुका है, सारे घरों में शौचालय की व्यवस्थाएं हो चुकी है। अभी कचरा संग्रहण घर का भी निर्माण हो चुका है, नापेट की व्यवस्था हो चुकी है, शोकपीट बनाए जा रहे हैं, 4 तालाबों का निर्माण हो चुका है। किसानों के लिए मीनाक्षी तालाब भी बनाए जा रहे हैं। कपिल धारा के अंतर्गत बहुत सारे कुओं का निर्माण हुआ। कम से कम 50-60 किसानों का मेड़ बंधन हुआ। मतलब कि एक मूलभूत आवश्यकता जो मानवीय जीवन में होती है जीने के लिए और एक आधार होता है किसी गांव की पूर्णता को आगे बढ़ाने के लिए, वो सब करने का मैंने प्रयास किया है। पानी की समस्या पर पूछे गए सवाल पर बड़े ही सफाई और बड़े ही निराले अंदाज में वे अपनी तारीफों के पुल बांधती है और कहती है कि अभी तक परेशानी थी, जल्द ही यह समस्या भी दूर हो जाएगी। इसी दौरान वे बताती है कि पीएम आवास बनने में किस तरह की परेशानी आ रही है और क्या काम करवाए भी जा रहे हैं। हमने गांव में भ्रमण किया तो वहाँ पे जो मूलभूत जो समस्या है सामने आई, उसमें एक तो पानी का कुछ जगह समस्या है और दूसरा प्रधानमंत्री आवास के मकान नहीं बने, कच्चे मकान हैं, झोपड़े गिरने लायक हो गए हैं, वो नहीं बने हैं और बेरोजगारी की भी समस्या है कि यहाँ पे प्रमुख दिखी है। बिल्कुल आपने सही कहा। जहाँ तक पानी की मैं बात कहूँ तो यहाँ पर हमारे यहाँ ऑलरेडी 2 पानी की टंकियाँ हैं और 2 पावर हाउस हैं पानी के। तो समूचे कस्बी टोला में भी और रामपायली में भी सभी जगह पानी की व्यवस्था है, हैंडपम्प भी हैं और नल जल योजना भी है। चूँकि कुछ ऐसे वार्ड थे जो हमारे रामपायली के हों या कस्बी टोला के, तो वहाँ पर पाइपलाइन नहीं पहुँची थी, किंतु हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये सपना कि हर गांव में हर घर तक नल जल योजना पहुँचे और यह योजना पूरे देश में चालू है
और अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 2 पानी की टंकियाँ आई हैं, एक कजबुटला में बन रही है और एक रामपैली में बन रही है। तो इसके बाद ये होगा कि हर घर तक हमारी पाइपलाइन पहुँच जाएंगी और हर घर तक पानी सबको मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास और शौचालय हमारा जो है वो ODF हो चुका है। ये हमारा रामपैली जो ग्राम पंचायत है, सभी घर में शौचालय बन चुके हैं। और रहा सवाल कि प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री के जो आवास हैं वो 2011 के सर्वे के अनुसार सबको हर ग्राम पंचायत में मिले हुए हैं। तो 2011 के सर्वे के अनुसार हमारी पंचायतों को 500 मकान मिले। अब होता क्या है कि जब 2011 में सर्वे हुआ होगा तो हो सकता है कि उस समय हमारे गांव में 1000 मकान रहे होंगे, किंतु यदि हम पूरे देश की बात करें हर ग्राम पंचायत की, तो हर ग्राम पंचायत में ज़रूरी नहीं कि यदि 2000 मकान है तो 2000 लोगों तक ही एक ही पंचायत को मकान मिले। तो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ दे रहे हैं, अभी जैसे 500 मकान हमारे पूरे हुए, तो अब बाकी जो जनता है वो नाम जुड़ा रही है। उन्होंने कहा है कि नाम जुड़ाइए पंचायत में जाके, और अब ये जो मकान पूर्ण होंगे, अब आगे जो लिस्ट तैयार होगी उसमें भी सभी मकान बन जाएंगे। मतलब पूरी कोशिश है कि हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास मिले और वो जल्दी पूरे होंगे। जो ग्राम में रोजगार की भी समस्या समझ में आ रही है, इसके बारे में कुछ सोचा है आपने कि रोजगार कैसे सृजित होगा यहाँ? हाँ, रोजगार के लिए ये बात है कि अभी देखो रोजगार का ऐसा है कि कुछ बच्चे जो उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं या उनके माँ बाप सक्षम हैं, वो तो रोजगार उनको मिल जाता है। किंतु यदि हम थोड़े छोटे स्तर पर बात करेंगे, कुछ बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, संसाधन नहीं होते हैं, तो बेरोजगार वो बच्चे रहना स्वाभाविक है। पर आजकल क्या होता है कि बच्चे शहर की ओर जाते हैं। किंतु हमारा प्रयास, यदि मैं पुनः सरपंच बनती हूँ तो ग्राम के लिए प्रयास रहेगा कि हम ऐसे कोई औद्योगिक केंद्र, औद्योगिक संस्थाएं स्थापित करें जिसमें हमारी जो मातृशक्ति है, हमारे यहाँ पढ़ी लिखी बच्चियाँ हैं, जो गांव के बच्चे हैं बेरोजगार, उनको काम मिले और उनको प्रोत्साहित करना। लघु उद्योग है ना, हथकरघा है, लघु उद्योग है। तो ये इन बातों पर हम बिल्कुल चिंतन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे गांव का बच्चा है कोई भी बेरोजगार न रहे, उसको रोजगार मिले। गांव में जो सरकारी ज़मीन है उसका भी क्या अभाव है क्या? कि मतलब यदि कुछ काम करना हो ग्राम पंचायत को, ग्राम पंचायत के पास ज़मीन का अभाव है क्या? हाँ, यानी मतलब अभी वर्तमान में अभाव, जैसे मैं सरपंच बनी तो अभाव यानी पहले जो जितनी ज़मीनें थी उस पर तो कई जगह तो अतिक्रमण हो जाता है ना। अतिक्रमण तो अब ये व्यवस्था चली आ रही है, लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, तो ये बात अलग है। अतिक्रमण को हटाने का भी हमने प्रयास किया। जैसे हमने ग्राम पंचायत भवन बनाया, मार्केट में भी अतिक्रमण था, उसको हमने प्रेम से कहकर हटाया, क्योंकि उसमें सबकी सहमति थी कि पंचायत भवन बने। तो सरकारी ज़मीन का अभाव तो है। अब चूँकि हमारे कार्यकाल में पूरी आंगनवाड़ी केंद्र बन चुके हैं, ग्राम पंचायत भवन बन चुका है, और कुछ जो सरकारी ज़मीन है हम सोच रहे हैं कि यदि सामुदायिक भवन हमारे गांव में बनता है तो उसके लिए हमारे पास अभी पर्याप्त जगह है। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई ज़मीन की ऐसी आवश्यकता पड़े। नदी घाट के निर्माण के लिए कोशिश की जा रही है, स्टॉप डैम के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। माननीय CM जी जब आए थे गोंदिया में तो मैंने उनसे कहा कि यहाँ पर स्टॉप डैम बनना चाहिए, क्योंकि स्टॉप डैम बनने से हमारे 10 गांव यहाँ पर सीधे कनेक्ट होंगे। मेला जब लगता है उस समय पानी नहीं रहता नदी में, वो एक परेशानी होती है। बरसात के समय 10-15 गाँव के बच्चे उधर बिटली मोह गाँव से पढ़ने आते हैं तो वो गीले हो जाते हैं, या नाव के द्वारा ही आवागमन होता है। तो ये कुछ और हमारे इस गांव के लिए सपने हैं। फिल्टर प्लांट है, सामुदायिक भवन है, गुजरी चौक का सौंदर्यीकरण है, और घाटों का निर्माण है, खेल मैदान है। ये सब और भी जो सपने हैं इस गांव के लिए पूरा करने के लिए, और जिस आशा और विश्वास के साथ जनता मुझे 2000 में चुनकर लाई थी, और मैंने जो प्रयास किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं, उसी आशा विश्वास के साथ मुझे अपनी जनता पर विश्वास है कि पुनः वो मुझ पर विश्वास रख के मुझे इस बार प्रचंड बहुमत से जिताएंगी जनता। और ये जो हमारे काम अधूरे रह गए हैं, ये हम सब मिलकर जनता के सहयोग से, अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से पूरे करेंगे।
हमारे साथ हुई चर्चा के दौरान निवर्तमान सरपंच प्रत्याशी वीना शुक्ला लगभग आधे से अधिक समय देश के पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी योजनाओं का बखान करती है। लेकिन जब हम उनसे सवाल करते हैं कि आप किस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी है, तो वह कुछ इस तरह से जवाब देती है और वे कहती है कि वे भाजपा की मैदानी कार्यकर्ता है। हालांकि पंचायत चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह आधार पर नहीं हो रहे हैं, पार्टी आधार पर नहीं हो रहे हैं, मगर अघोषित रूप से आप कौन से पार्टी के प्रत्याशी हैं, या मतलब समर्थन आपको किस पार्टी का है? मतलब मैं तो बीजेपी विचारधारा से हूँ, बीजेपी मेरी पार्टी है। और देखिए बीजेपी एक वैश्विक पार्टी है। संगठन ने किसको प्रत्याशी घोषित किया? देखिए जहाँ तक यहाँ पर मैं संगठन की बात करूँ तो संगठन में कोई 4 लोग नहीं होते हैं जो ये निर्णय कर लें, है ना। क्योंकि एक गांव में यदि 2000 लोग हैं तो वो किसी एक विशेष विचारधारा से जुड़े रहते हैं। तो हम यदि सोच लें कि 2000 लोगों में यदि 4 लोग ये निर्णय ले लें कि हम संगठन हैं और हम एक किसी व्यक्ति को अपने मन से उसको कि आप हमारे बीजेपी के हैं, चुनाव लड़ लो, तो ऐसा नहीं होता। चूँकि गांव के स्तर पर जो चुनाव होते हैं वो सिंबल बेस पे नहीं होते हैं। आपके जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी माधुरी बैस, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा संगठन से अधिकृत प्रत्याशी हूँ, और बाकी जो प्रत्याशी हैं उनको मैं नहीं जानती कि भाजपा से हैं करके। देखिए अधिकृत उनको पार्टी ने तो नहीं किया है ना। अधिकृत यहाँ के गांव में क्या होता है कि हमारे यहाँ नगर समिति बनती है भाजपा की, या उपाध्यक्ष होते हैं, कोई भी होते हैं, तो ऐसे में उन लोगों का ये होता है, यानी संगठन सब लोगों का होता है, 4 व्यक्ति का नहीं होता। तो उनके कहने से मतलब कुछ नहीं होता। जब तक हमारे भाई यदि उनको कहा गया है तो मैं चाहूँगी कि जो हमारे ऊपर बीजेपी के हमारे नेता बैठे हैं वो ये प्रमाण पत्र दे दें कि वीना शुक्ला जी बीजेपी की अभिनेत्री नहीं है या उन्होंने बीजेपी में काम नहीं किया, तो मैं उस बात को मानूंगी कि मैं पार्टी की नहीं हूँ, है ना। किंतु ना यहाँ हमारे पास किसी के पास अभी इस चुनाव में झंडा है, ना कोई कमल का सिंबल है, तो हम अपने आप को कैसे मान लें कि हम इस पार्टी के प्रत्याशी हैं। क्योंकि पंचायत चुनाव गांव स्तर पर होते हैं और इसमें कोई पार्टी का सिंबल नहीं होता। ये तो विचारधाराएं हैं कि हम इस विचारधारा के हैं, वो उस विचारधारा के हैं। अब विचारधारा को यदि हम गाँव के विकास में यदि लाएंगे तो ये गलत है। मैं सोचती हूँ कि जो मुखिया का चुनाव है वो सामूहिक रूप से होना चाहिए। रामपायली के इस चुनावी समर में हमारा अंतिम सवाल निवर्तमान सरपंच प्रत्याशी वीना शुक्ला से था कि आप अपना निकटतम प्रतिद्वंदी किसे मानती है। तो वे कहती है कि मेरा निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की प्रत्याशी नीता बाघमारे है। आप अपना मतलब सरपंच पद के 4 उम्मीदवार हैं यहाँ पे, तो आप अपना निकटतम प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? निकटतम प्रतिद्वंदी हमारे जो कांग्रेस से हैं तो संदीप बाघमारे जी, उनके यहाँ की जो भाभी जी हैं, मैं उन्हीं को अपना निकटतम प्रतिद्वंदी मानती हूँ। यहाँ पर जो वोटिंग होगा वो क्या जातीय आधार पे होगा या पार्टी बेस पे ज़्यादा होता है या व्यक्ति को पहचान के किया जाता है? जहाँ तक मुझे अपने चुनाव से, पिछले चुनाव से, यही कि यहाँ पर व्यक्ति विशेष को देखकर ही वोट किया जाता है। चूँकि हमारा जो ग्राम है ये बहुत शिक्षित ग्राम है। यहाँ पर हमारी महिलाएं, माता बहनें, बच्चे बच्चियाँ, युवा सभी लोग शिक्षित हैं और वो जो मतदान का जो वो निर्णय लेते हैं वो सोच समझ कर लेते हैं। और मुझे आशा और विश्वास है कि वो पुनः इस बार भी अपना मतदान जो करेंगे वो सोच समझ कर ही करेंगे। ऐसा नहीं लगता आपको कि जो 2 कैंडिडेट बाकी और हैं, मतलब एक तो कांग्रेस के प्रत्याशी हो गए, 2 कैंडिडेट और हैं, वो भी अपने आप को भाजपा पे समर्थित बता रही हैं, तो इससे आपको कुछ नुकसान होने की संभावना नहीं नज़र आती? देखिए मुझे बिल्कुल नुकसान होने की संभावना नज़र नहीं आती, क्योंकि मैं भी भाजपा परिवार से ही हूँ। और क्योंकि देखिए आप यदि अभी कहीं चुनाव हो रहे हैं तो एक जगह 8 चुनाव हो रहे हैं, तो क्या देश में 8 पार्टियाँ हैं? कई गाँव में 10 लोग खड़े हो रहे हैं, तो क्या 10 पार्टियाँ हैं देश में? क्योंकि गांव के चुनाव में ऐसा होता है कि कई गुट भी होते हैं, 4 गुट हैं, 5 गुट है, 6 गुट है ना। तो गांव के चुनाव में जो ऊपर से वो हमारे जो संगठन है वो इंटरफेयर नहीं करता है। ये तो गांव में ऐसा है कि अपने निहित स्वार्थवश या निहित वैमनस्यता के फलस्वरूप ही ऐसा बना लिया जाता है। ऐसा है 4-8 लोगों के द्वारा। ठीक है मीना जी, हमारी शुभकामनाएं आपको पुनः। धन्यवाद उमेश जी, आप आए और आपने इस ग्राम पंचायत में आके एनालिसिस किया कि मैंने जो 5 साल वर्क किया है उसमें जनता का रुझान क्या आया। निश्चित ही आपका वर्क दिख रहा है, फिर भी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। आपकी टीम की शुभकामनाएं मेरे इस ग्राम के साथ और आने वाले फ्यूचर के साथ बनी रहे।
और मैं आपसे शुभकामनाएं चाहूँगी कि मुझे आशीर्वाद दें, शुभकामनाएं दें कि मुझे पुनः एक बार वो पद मिले और जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। पंचायत नामा के तहत आज हमने रामपायली ग्राम पंचायत का भ्रमण किया और इस दौरान हमने यहाँ के मतदाताओं के साथ साथ जनप्रतिनिधि जो चुनाव मैदान में है प्रत्याशी, इनसे भी संपर्क किया। ग्राम पंचायत रामपायली एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ का जनसंख्या लगभग 6000 है और वोटर्स भी 4000 करीब है और क्षेत्रफल के हिसाब से भी काफ़ी फैला हुआ है और इसके टोले भी हैं, जैसे कस्बी टोला यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर पड़ता है। कुल मिलाकर यहाँ पे 4 प्रत्याशी मैदान में है और इसमें 4 प्रत्याशियों में 3 प्रत्याशी भाजपा मानसिकता के हैं और 1 प्रत्याशी कांग्रेस मानसिकता के हैं। गत ग्राम पंचायत के चुनाव में कांग्रेस से 2 प्रत्याशी मैदान में थे और भाजपा से 1 प्रत्याशी मैदान में थे। इस बार भाजपा की ओर से 3 प्रत्याशी अपने आप को बता रहे हैं। कुल मिला के चुनाव यहाँ का काफ़ी रोचक होने जा रहा है क्योंकि प्रत्याशियों की संख्या ज़्यादा है और मतदाता जाति की संख्या से भी देखें तो यहाँ पे मिली जुली जनसंख्या है, सभी समाज के यहाँ पे मतदाता हैं और यहाँ की जो समस्याओं में से मूल समस्या आवास की है। जो बस्ती है जैसे कुमारी मोहल्ला और जो दूसरी बस्ती है वहाँ पे आवास की समस्या है। एक प्रमुख समस्या पेयजल की है। जो पेयजल यहाँ पर जो गांव में सप्लाई होता है वो हैंडपंप से टंकी में और टंकी से फिर पानी सप्लाई होता है, तो पानी काफ़ी गंदा आता है, ये यहाँ के मतदाताओं ने बताया। वर्तमान जो सरपंच है वीणा शुक्ला, ये भाजपा समर्थित है और पिछला कार्यकाल इनका संतोषजनक भी कहा जा सकता है और कुछ मतदाताओं की मानसिकता बदलाव की भी है। मिला जुला रुझान है, कह नहीं सकते कि यहाँ पे कौन प्रत्याशी विजयी होगा, लेकिन जैसे कि एक प्रत्याशी कस्बी टोला की हैं, जो कस्बी टोला से एक ही प्रत्याशी है, जबकि रामपायली इस क्षेत्र से, ये बाजार क्षेत्र से 3 प्रत्याशी मैदान में है। और कस्बी टोला की जो प्रत्याशी है अर्निका टेमरे, वो बोलती हैं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, इंजीनियरिंग की हुई हैं, तो उनको भी उम्मीद है कि जनता उन्हें प्रतिसाद देगी। इसी तरह नीता बागमारे हैं। नीता बागमारे चूँकि मतलब जनप्रतिनिधियों के परिवार से है, उनके यहाँ उनके सास ससुर पहले सरपंच रह चुके हैं और पति पंच है, तो वो इस पृष्ठभूमि से राजनीतिक पृष्ठभूमि से है, तो उनको भी उम्मीद है कि वो चुनाव मैदान में वे बाजी मारेंगी और कांग्रेस की वे अपने आप को अकेली प्रत्याशी बताती हैं। इसी तरह वीणा शुक्ला का भी कहना है कि उन्होंने ग्राम का काफ़ी विकास किया है, इसलिए जनता उन्हें चाहती है। इसके अलावा बैस माधुरी बैस हैं, वो उनका भी कहना है कि वे इस गांव के विकास के लिए काफ़ी उनके दिमाग में इस गांव के विकास को लेकर काफ़ी कुछ है, तो जनता उन्हें चाहेगी और भाजपा का उन्हें समर्थन प्राप्त है। इस तरह से चारों प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। देखना होगा 6 जनवरी को मतदाता किसकी पेटी में प्रत्याशी का चयन करते हैं। रामपायली से मैं उमेश बागरेचा अपने सहयोगी संजय बिसेन, हितेश ठाकरे के साथ।